ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे उसके ग्रुप के लोग अचानक से एक दिन निकम्मा नकारा बोल के निकाल देते हैं और उसकी जगह किसी और को हायर करते हैं। उसके पोटेंशियल को कोई और समझ के तो रख लेता है, लेकिन उसे निकालने वाले ग्रुप को अब समझ आने लगता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। कहानी की शुरुआत ओरहुन से होती है, जो एक डंजन में खरगोश का शिकार कर रहा होता है। सबको मार देने के बाद लगता है हाथ पैर खोले काफी दिन हो गया है। तभी उसे गॉब्लिन्स का एक ग्रुप घेर लेता है, लेकिन वो खुद पर सपोर्ट मैजिक यूज करता है और सपोर्ट मैजिक का मतलब होता है स्टैट्स को इम्प्रूव करना। इससे वो गॉब्लिन्स को बहुत आसानी से खत्म कर देता है। लेकिन इसका ड्यूरेशन सिर्फ 3 मिनट का होता है और अगर बीच फाइट में टाइम का ध्यान नहीं रखा गया तो ये हर इंसान की मैजिकल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जो ओरहुन के केस में 3 मिनट की है। नॉर्मली जो लोग सपोर्ट मैजिक यूज करते हैं वो कभी तलवार चलाने का सोचते भी नहीं, क्यों एक्स्ट्रा काम करने हैं। लेकिन ओरहुन अलग है और हर बैटल में उसे टाइमिंग का पूरा हिसाब रखना पड़ता है ताकि उसके बफ्स हमेशा एक्टिव रहें। सब गॉब्लिन्स को मारने के बाद उसे वो पल याद आता है जब उसे हीरो पार्टी से निकाल दिया गया था, जबकि वो बचपन से उनके दोस्त और जिंदगी भर के साथी बनने का वादा किए थे। पर वादा तो छोड़ो, नहीं गाऊंगा। ग्रुप लीडर ओलिवर ने उससे ये कहा कि उसने उसे इतना टाइम सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि वो उसका बचपन का दोस्त था, लेकिन अब वो इस ग्रुप के लेवल को मैच नहीं कर पा रहा, तो नूब बोल के ग्रुप से किक कर दिया। एनएल और डेरिक भी मजाक उड़ाते हुए ये बात कंफर्म करते हैं। वहीं ओरहुन बिल्कुल सीरियस होते हुए पूछता है कि क्या मुझ में स्किल की कमी है। ओरहुन को यकीन नहीं होता क्योंकि उसका बचपन का दोस्त जिसके साथ उसने वो ग्रुप बनाया था, अब ये टीम अचीवमेंट्स ला रही है और उसे अब निकाला जा रहा है। वो याद करता है कि कैसे सबने मिलकर साउथ के ग्रेट डंजन के फ्लोर 94 को कॉन्कर किया था, जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया है, और ये कारनामा करने पे ही उन्हें हीरो पार्टी कहा जाने लगा। ओरहुन अपनी बात रखता है कि कमियां तो हर लोग में कुछ ना कुछ होती है ना, लेकिन एक टीम तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस सब मैनेज करके चलती है। ओलिवर जवाब देता है कि पिछले महीने जब हम एक्सपेडिशन पे थे तब हमने एक ट्रू सपोर्ट मेज का पोटेंशियल देखा और समझ आया कि तुम बहुत पीछे रह जाते हो। ओरहुन कहता है कि ये ऑब्वियस है क्योंकि मेरी मेन पावर प्योर सपोर्टर नहीं बल्कि एक क्लास स्वॉर्डमैन भी तो है। लेकिन डेरिक उसे चुप करने को कहता है कि अगर उसने क्लास चेंज की है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी तलवारबाजी ओलिवर से कमजोर है और ऊपर से अब वो एक लो क्लास सपोर्ट मेज भी बन गया है। ओरहुन कहता है कि उसने एन्चेंटर बनने का इसलिए डिसीजन लिया क्योंकि ग्रुप को जरूरत थी और वो सबसे कैपेबल था, इसलिए उसने वो रोल किया और अपनी कमियों को अपने स्किल्स से कवर किया। इसी वजह से वो लोग जिंदा रह पाए। लेकिन ओलिवर उसे बीच में ही रोक देता है कि जो किया वो भूल जाओ क्योंकि उन्होंने उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। ये सुनकर ओरहुन शॉक्ड हो जाता है और एनएल और भी ज्यादा जोर देती है ये कह करके कि अब वो अगर रहेगा तो सिर्फ एक बोझ बन करके। बेचारा ओरहुन समझ जाता है कि जिसने एक बार आपसे अलग होने का फैसला कर लिया है उससे फिर बहस करने का कोई फायदा नहीं। जख्मी ओरहुन पे जाते हुए एनएल फिर नमक भी छिड़कती है ये कह करके कि चाहे उसे थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता हो, वो सिर्फ ए रैंक का ही है जो किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, और ऐसे लोगों को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं, यानी जो हर चीजें सीखते हैं लेकिन कुछ भी मास्टर नहीं कर पाते। अब वापस डंजन में ओरहुन सोचता है कि उसके पास स्वॉर्ड्समैन और एन्चेंटर दोनों क्लासेस है, इसलिए वो दोनों को मिला करके खुद का एक नया स्टाइल डेवलप करेगा। वो तय कर लेता है कि वो दोबारा किसी को उसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहने नहीं देगा। थोड़ी देर बाद जब वो टेलीपोर्ट कैसल पर फ्लो रजिस्टर करता है तो सोचता है कि आज के लिए इतना गुस्सा निकालना बहुत है। तभी एक एडवेंचरर्स का ग्रुप भागते हुए आता है और सेफ जोन में पहुंच करके वो लोग डिस्कस करते हैं कि वो इस तरह भाग नहीं सकते उस नई लड़की को अकेला छोड़ के। ओरहुन चुपचाप ध्यान से सुनता है। उनका लीडर अपने ग्रुप को बताता है कि उसने सही डिसीजन लिया, वरना उसके चक्कर में सब मारे जाते हैं। ऊपर से वो लड़की जो बस आज ही ग्रुप में ज्वाइन हुई है, इसलिए पुराने साथियों को ही प्रायोरिटी देना चाहिए। ओरहुन सोचता है कि उसे बीच में नहीं आना चाहिए क्योंकि वो लड़की बस अपने बुरे किस्मत से ऐसे लोगों से मिली, लेकिन उसने तो अभी अभी फील किया है कि जब अपना ग्रुप तुम्हें छोड़ दे तो कितना दर्द होता है। गुस्से में आकर के वो उन लोगों से कहता है कि तुम सबके सब लूजर और डरपोक हो जो लड़की को ना बचाने के सिर्फ बहाने बना रहे हो। उनमें से एक गुस्से में ओरहुन पर हमला करता है कि आया बड़ा सिखाने वाला, लेकिन ओरहुन उसे आसानी से जमीन पर गिरा देता है और बाकियों से पूछता है कि बताओ कहाँ छोड़ा तुमने उसे। उधर वो लड़की खुद पैनिक में होती है जब वो मॉन्स्टर से घिर जाती है। वो उसे मारने ही वाले होते हैं और लड़की अपनी फुद्दू बैरियर लगा करके खुद को बचाने की कोशिश करती है। वो समझ जाती है कि वो तो कुंवारी ही मरेगी। उसकी बैरियर टूट जाती है, लेकिन उसी पल ओरहुन वहां पहुंच जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। फिर उन मॉन्स्टर्स पर हमला करता है ताकि वो पीछे हट जाए। लड़की हैरान होती है ये देख करके कि वो एक सपोर्ट मेज भी है और एक तलवारबाज भी। जब ओरहुन लड़ता है वो अपने स्पेल्स यूज करता है, अपनी एबिलिटीज बढ़ाता है और एक एक करके मॉन्स्टर्स को मार देता है। लड़की सोचती रह जाती है कि ये आदमी आखिरकार तलवारबाज है या एन्चेंटर। वो काफी कंफ्यूज्ड होती है।
तब ओरहुन ब्लेड 5 स्पेल लगाता है और अपनी तलवार को एक राउंड घुमा करके इन सब मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। और वो हैरानी से देखती रहती है क्योंकि उसने पहले कभी किसी को इस तरह से लड़ते हुए नहीं देखा था। उसे तसल्ली मिलती है कि मम्मी डे आज तो जिंदा बच गई। थोड़ी देर बाद डंजन से बाहर निकल करके वो उसे दोबारा थैंक यू बोलती है और अपना नाम सोफिया क्लोडेल बताती है। ओरहुन को उसका सरनेम और उसके जैकेट पे निशान कहीं जाना पहचाना लगता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं पूछता और खुद का भी नाम बताता है। लड़की तो फिदा हो जाती है अपने भाई पे और पूछती है कि क्या वो शुक्रिया के तौर पर उसे डिनर पर इनवाइट कर सकती है। सीखो लड़कियों, ऐसे शुक्रिया अदा किया जाता है, सिर्फ थैंक यू बोल के नहीं। ओरहुन कहता है कि मैंने कोई इस चीज के लिए तुम्हें नहीं बचाया, ठीक है मैं चलता हूँ। लेकिन लड़की जिद करती है और लगती है वो शक्ल बनाने जिसके लिए मैं एनिमे देखता हूँ। रात को वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाती है बताते हुए कि यहाँ का खाना भले ही सस्ता है लेकिन काफी टेस्टी होता है। तब ओरहुन को याद आता है कि ये निशान तो रैबिट लॉज का था। उसे समझ आता है तो ये लड़की सिल्वर रैबिट की एक्सप्लोरर है जो नॉयटेंट किंगडम के सबसे बड़े एक्सप्लोरर क्लैंस में से एक है और वो टॉप पोजीशन के लिए कॉम्पीट करते हैं जिसमें एक खास औरत भी है। उसी वक्त सोफिया अपनी बहन को देख करके हैरान होती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। उसकी बहन जवाब देती है कि वो एक मीटिंग कर रही थी। वो पूछती है ये लड़का कौन है, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई इन सब चीजों की। लेकिन ध्यान से देखने पर वो ओरहुन को पहचान लेती है। ओरहुन सेल्मा को ग्रीट करता है कि हाँ मैं ही हूँ। सोफिया और भी ज्यादा हैरान होती है कि वो उसकी बहन को किस तरह से जानता है। ओरहुन कहता है सिल्वर रैबिट के बेस्ट एस रैंक ग्रुप के लीडर को कौन नहीं जानता होगा, जो इस कॉन्टिनेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग इंचेंटर भी है। वही थी जिसने इंचेंटर्स की इम्पोर्टेंस को समझा और पार्टी कंपोजिशन में भी इस चीज का कॉन्सेप्ट बनाया, जिससे अब डंजन में ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन काफी इम्प्रूव हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इनकी स्किल्स देख करके ही मेरे पार्टी के लोगों ने मुझे ग्रुप से निकाल दिया। लेकिन ओरहुन समझ नहीं पाता कि वो अभी उसे नफरत भरी नजरों से क्यों देख रही है। सेल्मा तुरंत पूछती है कि वो उसकी प्यारी मासूम 14 साल की बहन को क्यों बहका रहा है। ओरहुन जल्दी से क्लियर करता है कि वो बस साथ डिनर करने आया है और वैसे भी उसे छोटी लड़कियां अट्रैक्ट नहीं करती। तब सोफिया बीच में आकर के कहती है कि दी वो उस आदमी से बदतमीजी ना करे जिसने उसकी जान बचाई है। सेल्मा गुस्सा हो जाती है जब उसे पता चलता है कि सोफिया अकेले डंजन में चली गई थी। ओरहुन समझ जाता है तो वो बिना क्लैन को बताए एक्सप्लोर करने आ गई थी। सेल्मा सोफिया को डांटती है कि अगर उसे मरने का इतना ही शौक है तो बोले वो उसका टेटुआ दबा देगी। फिर वो शांत होकर के ओरहुन को थैंक्स बोलती है और अपने रूड होने पे माफी मांगती है। खाना खाते वक्त सोफिया पूछती है कि आप दोनों पहले से एक दूसरे को कैसे जानते हो। सेल्मा बताती है कि पिछले महीने एक ज्वाइंट एक्सपेडिशन हुई थी जहाँ ओरहुन ने उसे काफी सपोर्ट दिया था और आप तो ऐसे बात करी हो जैसे आप इसे ऑब्जर्व करती थी। सेल्मा हैरान होते हुए कहती है तो फेमस ओरहुन को नहीं जानती, ये एक पॉपुलर हीरो पार्टी का मेंबर है। इस चीज से सोफिया शॉक्ड हो जाती है, लेकिन ओरहुन कहता है हाँ ठीक है, इतनी भी इज्जत देने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं अब उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ। सेल्मा हैरान हो पूछती है कि क्या उसने ग्रुप छोड़ दिया। ओरहुन ग्रुप की इमेज खराब ना हो इसलिए कहता है कि हाँ वो कल ही अलग हुए हैं, उन्होंने एक पावरफुल मेंबर खो दिया। ओरहुन बोलता है कि बस कुछ बातें हुई और हम दोनों का ही डिसीजन था। वो तुरंत पूछती है तो क्या वो फ्री है। ओरहुन सोचता है कि शायद वो उसे अपनी पार्टी में रिक्रूट करना चाहती है, इसलिए कहता है कि नहीं अब मैं कोई क्लैन या ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहता। सेल्मा उसे बताती है कि वो गलत समझ रहा है, उसके पास उसके लिए एक परफेक्ट काम है। वो चाहती है कि ओरहुन उसके साथ एक एक्सप्लोरेशन में चले जो उसका क्लैन 2 दिन बाद करेगा। जाहिर सी बात है वो उसे पेमेंट देगी और तुम्हें भी ये एक फील्ड ट्रेनिंग की तरह महसूस होगा। वो समझाती है कि कई ए रैंक और उससे ऊपर के वेटरन्स भी इस ग्रुप को लीड करेंगे और साउथ के ग्रेट डंजन के फ्लोर 51 तक जाएंगे। ओरहुन कहता है कि चाहे वो कितने भी टैलेंटेड हो, उस लेवल तक पहुंचने में 6 महीने से 1 साल लग सकता है और ये प्लान ही पागलपन है। सेल्मा जवाब देती है कि हो सकता है कि ये पागलपन हो, लेकिन अगर शॉर्टकट लिया जाए तो ये इम्पॉसिबल भी नहीं है और सबसे बड़ी बात कि ये उनके स्पॉन्सर की डिमांड है। ओरहुन समझ जाता है कि सिल्वर रैबिट जैसे बड़े क्लैंस को भी ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन वो पूछता है कि उन्होंने स्पॉन्सर्स को सीधा मना क्यों नहीं कर दिया। इतना रेकलेस काम करने के लिए तो कोई बड़ी वजह होनी चाहिए। वो जल्दी समझ जाता है कि न्यूबी लोग बॉसेस को ना भले मार पाए, लेकिन फिर भी वो आगे फ्लोर्स तक एक्सप्लोर कर पाएंगे और इस तरह पूरे क्लैन की कॉम्बाइंड पावर बढ़ेगी। सेल्मा हैरान हो जाती है कि इतनी कम इन्फॉर्मेशन में ही उसने यहाँ तक कैसे बात समझ लिया। वो तो काफी इंटेलिजेंट है। वो एक्सप्लेन करती है कि न्यूबी भले ही बॉसेस के सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन वेटरन्स उनसे डील करेंगे, लेकिन उनके पार्टी में होने से ही हम फ्लोर को रजिस्टर तो कर पाएंगे और ग्रो करते रहेंगे। इसी वजह से वो चाहती है कि वो उनके साथ चले। ओरहुन कहता है कि ये तो सिल्वर रैबिट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लान लगता है, इसीलिए उसे समझ नहीं आता कि वो किसी आउटसाइडर को क्यों साथ ले जाना चाहती है। तब वो अचानक उसका हाथ पकड़ कहती है कि वो उसकी काफी रिस्पेक्ट करती है। ये सुनकर ओरहुन शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि वो किस बेस पर ये बात कह रही है, क्योंकि उसे तो हीरो ग्रुप से उसकी स्किल की कमी के चलते ही निकाल दिया गया था।
और पिछले महीने हुए ज्वाइंट एक्सपेडिशन में उसकी मैजिक सपोर्ट भी सेल्मा से कम ही थी। थोड़ा सोचने के बाद वो ऑफर के लिए थैंक्स बोलता है, लेकिन कहता है कि उसके अपने कुछ प्लान्स हैं। तब सोफिया बीच में बोलती है कि वो भी उस एक्सप्लोरेशन में पार्टिसिपेट करेगी और अगर ओरहुन भी आए तो उसे बहुत खुशी होगी और प्लीज प्लीज करने लगती है। फिर से वो फेस बनाती है, लेकिन इस बार ओरहुन कहता है कि वो सोच कर बताएगा। वो पहले ही क्लियर करता है कि उसने अपनी क्लास तलवारबाजी में चेंज कर ली है। उसे लगता है कि सेल्मा उसे एन्चेंटर के तौर पे रखना चाहती है, इसलिए वो कहता है कि अगर वो पार्टिसिपेट करेगा भी तो तलवारबाज के रूप में करेगा। सेल्मा हैरान होकर के पूछती है, पर क्यों? ओरहुन समझ जाता है कि वो क्यों सरप्राइज्ड है। उसने मुझे टीम को सपोर्ट देते देखा होगा, लेकिन वो यहाँ अपना डिसीजन बदलने वाला नहीं होता। सेल्मा एक्सेप्ट कर लेती है, ये सोचते हुए कि अगर कुछ अर्जेंट पड़ा तो मुझे पूरा यकीन है कि यह संभाल लेगा। वो कहती है कि अगर वो डिसाइड कर लेता है तो अगले ही दिन सुबह सिल्वर रैबिट्स के हेडक्वार्टर आ जाएगा। और ओरहुन कहता है, हाँ ठीक है। थोड़ी देर बाद वो अपने रेगुलर शॉप पर जाता है, जहाँ उसका अच्छे से वेलकम होता है, चाय वगैरह के साथ। बातचीत के दौरान वो बूढ़े आदमी से माफी मांगता है और बताता है कि वो अब हीरो ग्रुप का हिस्सा नहीं रहा, इसलिए अब वो उनका प्रमोशन नहीं कर पाएगा। लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है कि उसने जो इस शॉप के लिए किया इतना फ्री में, उसके लिए वो हमेशा उसका शुक्रगुजार रहेगा। वो उसे हौसला देते हैं कि जिन्होंने तुम्हें जाने दिया वो शायद तुम्हारी अहमियत नहीं समझते, क्योंकि वो उसे अच्छे से जानता है कि ओरहुन ने कितनी मेहनत की है। वो सियोरिटी से कहता है कि देखना, आगे चल के बहुत सारे लोग तुम्हारा शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि बाहर बहुत से लोग हैं जिनको तुम्हारी जरूरत है। तुम बस अपने दिल की सुनो और काम करते रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और ओरहुन उन्हें भारी मन से दादाजी कह करके थैंक्स बोलता है। अगले दिन सुबह सुबह वो सिल्वर रैबिट के हेडक्वार्टर्स पहुंच जाता है, जहां सेल्मा उसका वेलकम करती है और देख कहती है, कल से काफी बेटर लग रहे हो, ऐसा लग रहा है हीरो पार्टी छोड़ने का बोझ उतर गया है। ओरहुन शांत सा जवाब देता है, हाँ ऐसा ही है। वो सोफिया के साथ सिल्वर रैबिट क्लैन के हेड से मिलने जाता है, जिसका नाम विंस है। वो ओरहुन को उनके क्लैन बिल्डिंग में वेलकम करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। ओरहुन रिप्लाई करता है कि उसके लिए इतना पावरफुल क्लैन सिल्वर रैबिट्स के लीडर से मिलना एक सम्मान की बात है। विंस मुस्कुराकर बोलता है कि अरे इसकी जरूरत नहीं है, तुम भी हमारे लेवल के ही हो। विंस बोलता है कि मुझे तुम्हारे अचीवमेंट्स का पूरा पता है और वो जानता है कि हीरोज पार्टी की सक्सेस का एक मेन रीजन वो ही था। अच्छा, ये फॉर्मेलिटी साइड में रखते हैं और हमें अपना फोकस टास्क पर रखना चाहिए, जो कि ये टीचिंग एक्सपेडिशन है। विंस सेल्मा की तरफ मुड़ता है बताने के लिए और वो शुरू करती है ये बता करके कि वो डंजन के फर्स्ट फ्लोर से 51 फ्लोर तक सिर्फ 3 दिन में जाएंगे। डे 1 पर वो लेवल 21 पर रुकेंगे, सेकेंड डे पर 36 और फाइनली थर्ड डे पर उनका एम 51 फ्लोर को कॉन्कर करने का है। ये सब एक्सप्लेन करते हुए उसे कल की कन्वर्सेशन याद आती है, जब उसने विंस को बताया था कि ओरहुन को हीरोज पार्टी से निकाल दिया गया है। विंस ने तुरंत बोला कि हीरोज पार्टी ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि ओरहुन के बिना जो सब कुछ परफेक्शन से मैनेज करता था, वो पहले जितने स्ट्रॉन्ग थे अब उतने नहीं रहेंगे। सेल्मा ने एग्री किया कि वही तो, उसकी सपोर्ट मैजिक ने उन्हें बहुत हाई लेवल तक पहुंचाया, जो उसकी हेल्प के बिना इम्पॉसिबल था। वो जानती है कि रॉ स्केल पर ओरहुन की सपोर्ट मैजिक कुछ एस रैंक सपोर्ट मैजिक जितनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन वो अपनी कास्टिंग स्पीड से कॉम्पेंसेट करता है, जो उसकी स्पीड से कम 4 गुना ज्यादा है। उसे फाइट याद आती है, बोलते हुए कि वो अपने खुद के ओरिजिनल स्पेल्स भी यूज कर रहा है, और सबसे ज्यादा सिचुएशन को समझने और क्विक डिसीजन लेने की उसकी एबिलिटी तो कमाल की है। और अब उसके इक्वेशन से बाहर होने पर हीरोज पार्टी अपनी टॉप पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाएगी, जिसका मतलब सिल्वर रैबिट्स इस मौके पे कंट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन बन सकती है। ये सब विंस को थोड़ा कंफ्यूज करता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि इतना टैलेंटेड इंचेंटर उनके साथ एक ज्वाइंट रेड के लिए क्यों एग्री करता है, जहां उसे कुछ ज्यादा मिलना नहीं है। सेल्मा कहती है कि अक्सर सपोर्ट मैजेस को वो फेम नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। हाँ, वो फेमस है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके मूव फ्लैशी थे, जबकि असल में कितने स्ट्रॉन्ग मैजेस तो अंधेरे में ही रह जाते हैं बिना अपनी कोई पहचान के। वो रियलिटी में वापस आती है जब ओरहुन कंफर्म करना चाहता है कि 10 रुकीज पार्टीज डंजन में जाएंगी और 5 स्क्वाड्स होंगे, जिसमें सेल्मा और वो खुद भी शामिल है ना। रुकीज रोटेशन में सब मॉन्स्टर्स हैंडल करेंगे, लेकिन अगर कुछ आउट ऑफ ऑर्डिनरी होता है तो स्क्वाड्स जंप इन करेंगे ताकि रुकीज सेफ रहे। उसे एक चीज कंफ्यूजिंग लगती है और वो पूछता है कि सिर्फ 5 स्क्वाड क्यों? अगर आइडिया ये है कि रुकीज को सेफ एक्सपीरियंस देना है तो मल्टीपल ए रैंक्स पार्टी क्यों नहीं हायर करते हैं? सेल्मा रिप्लाई करती है कि वो इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि रुकीज डंजन का स्ट्रेस भी एक्सपीरियंस करें और अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट ना करें। ओरहुन उसकी एक्सप्लेनेशन पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता, लेकिन जानता है कि वो अपने ट्रू मोटिव्स किसी आउटसाइडर को नहीं बताएंगे, जो अब किसी क्लैन में भी नहीं है। फिर भी ओरहुन क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसके पास करने को अभी कुछ बेहतर नहीं है। विंस खुश लगता है और बोलता है कि उसे 2 गोल्ड कॉइन एडवांस में मिलेगा और टास्क कंप्लीट होने पर 10 और। ये उसे थोड़ा सरप्राइज करता है और वो पूछता है कि क्या ये ज्यादा नहीं है, क्योंकि
क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट पूरे 1 साल की कमाई है। सेल्मा कहती है कि वो उसे बहुत वैल्यू करते हैं और इसीलिए इंश्योर करना चाहते हैं कि उसे प्रॉपर कॉम्पेंसेशन मिले। ओरहुन उनका शुक्रिया करता है और प्रॉमिस करता है कि अगली सुबह मिलेंगे। अगली सुबह ओरहुन डंजन के एंट्रेंस पर पहुंचता है जहां नए एडवेंचरर्स का ग्रुप अपनी जर्नी के लिए वेट कर रहा होता है। वो सोफिया और सेल्मा को तैयार देखता है और सोफिया के आउटफिट की तारीफ करता है जो सेल्मा को अनॉय कर देता है और वो उसे फिर से याद दिलाती है कि सोफिया माइनर है। ओरहुन उसे बोलता है कि चिल करे क्योंकि उसका नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं है। सेल्मा पूछती है कि अभी वो कहाँ रह रहा है क्योंकि पहले तो वो उनकी पार्टी के मेंशन में रहता था। ओरहुन कहता है कि अभी मैं बंजारों की तरह रह रहा हूँ लेकिन जल्द ही प्रॉपर जगह ढूंढ लूंगा। फिर ओरहुन इधर उधर देखकर बोलता है कि लगता है सब लोग आ गए हैं, शायद एक्सपेडिशन शुरू करनी चाहिए। सेल्मा एग्री करती है और सोफिया को अपनी पार्टी ज्वाइन करने को बोलती है। फिर ओरहुन को दूसरे 3 रिक्रूट्स के पास ले जाती है। सेल्मा सबको ओरहुन से इंट्रोड्यूस करवाती है बोलते हुए कि वो बहुत स्ट्रांग है जिस पर वो पूरा भरोसा करती है। बाकी के 3 एस्कॉर्ट्स तुरंत उसका वेलकम करते हैं अपना इंट्रोडक्शन देते हुए। नीले बालों वाला लड़का जिसका नाम एंट है बोलता है कि वो एक टैंक है और पीले बालों वाला लड़का जिसका नाम बर्न है वो बोलता है कि वो भी एक टैंक है। आखिरी छोटे बालों वाली लड़की एक हीलर होती है जिसका नाम कैथी है। ओरहुन तुरंत रियलाइज करता है कि वो एक फ्रंट लाइन अटैकर है और सेल्मा एन्चेंटर जो एस्कॉर्ट्स की पार्टी को काफी वेल राउंडेड बना देता है। लेकिन वो यहाँ सोचता है कि अगर उसने उनका ऑफर मना कर दिया होता तो फिर उनका क्या प्लान होता। उसे लगता है कि जरूर कुछ तो गोंडोगोल है लेकिन फिलहाल वो आगे बढ़ने का सोचता है कि जो होगा देखा जाएगा। जल्द ही सेल्मा सारे रुकीज को एक जगह जमा करती है और उन्हें ओरहुन से इंट्रोड्यूस करती है बोलते हुए कि उन्हें इस जर्नी के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेल्पर मिल गया है, इसलिए किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। वो सबको बताती है कि ये पुरुष नहीं है, महापुरुष जो 94th फ्लोर तक जा चुका है जो वो खुद भी अभी तक नहीं कर पाई है और वो हीरोज पार्टी का भी हिस्सा रह चुका है जिसे तुम सब इस देश के सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों में से एक भी मान सकते हो। ये बात न्यूबीज को काफी हाइप कर देती है और वो तुरंत इस जर्नी को लेकर के ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। लेकिन ओरहुन थोड़ा प्रेशर फील करता है क्योंकि उसे पता है कि इतने सारे लोग बेसिकली अब उस पर डिपेंड कर रहे हैं। ये सब भांग धतूरा खत्म होने के बाद वो बाकी एस्कॉर्ट्स को बोलती है कि अपनी पार्टीज हैंडल करे और ओरहुन को बताती है कि वो टेंट पार्टी लीड करेगा जो सबसे प्रोमिसिंग पार्टी मानी जा रही है। वो मानती है कि सही गाइडेंस के साथ वो लोग मिडिल लेवल डंजन्स को भी इजीली हैंडल कर सकते हैं। ये बात फिर से ओरहुन को कंफ्यूज करती है क्योंकि वो सोचता है कि यहाँ की स्टार पार्टी उसे क्यों दी जा रही है जबकि वो तो एक आउटसाइडर है। फिर भी वो 10th ग्रुप की तरफ बढ़ता है और देखता है कि सोफिया भी उसी ग्रुप में है। वो पूछता है कि क्या उनकी पार्टी में कोई लेट है क्योंकि उसे सिर्फ 3 लोग ही दिख रहे हैं। तभी एक पीले बालों वाला लड़का जिसका नाम लोगन है बोलता है कि 3 दिख रहे हैं तो 3 ही होंगे ना। ये थोड़ा अनयूजुअल है क्योंकि 3 लोगों की पार्टी काफी रेयर होती है। लेकिन लोगन बोलता है कि सिर्फ 3 लोग ही हैं क्योंकि कोई भी उनका पेस मैच नहीं कर सकता। वो खुद को पार्टी का लीडर बताता है और क्लेम करता है कि वो एक एन्चेंटर है जो सेल्मा से भी बेटर बनने वाला है। ओरहुन तुरंत समझ जाता है कि इस लड़के को अर्जुन कपूर वाली बीमारी है। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। लेकिन फिलहाल वो दूसरी लड़की की तरफ बढ़ता है। वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन कैरोल के नाम से देती है और बताती है कि वो टैंक है। लेकिन ओरहुन नोटिस करता है कि उसने कोई आर्मर नहीं पहना। वो पूछता है कि क्या वो डंजन के अंदर जाकर पहनेगी, लेकिन वो बताती है कि वो शील्ड या आर्मर यूज नहीं करती। ओरहुन मजाक में पूछता है तो क्या वो अंदर डॉज डॉज खेलने वाली है। कैरोल बोलती है कि वो सही कह रहा है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी मॉन्स्टर उसे टच करे। डॉज टाइप टैंक्स काफी रेयर होते हैं क्योंकि वो अपनी स्पीड और स्किल से मॉन्स्टर के क्लोज जाकर के डॉज और काउंटर अटैक करते हैं। ओरहुन सोचता है पर इसमें तो एक्चुअल कॉम्बैट एक्सपीरियंस चाहिए जो इस लड़की के पास अभी नहीं है। वो पूछता है कि क्या क्लैन ने उसे वार्न नहीं किया था। तभी लोगन बोलता है कि क्लैन ने कैरोल को कई बार वार्न किया है नॉर्मल टैंक की तरह एक्ट करने का जब तक उसे एक्सपीरियंस न मिल जाए, लेकिन ये सुनती ही नहीं। ओरहुन समझ जाता है कि भले ही ये स्टार पार्टी है लेकिन साथ में ये एक प्रॉब्लम पार्टी भी है। थोड़ी देर बाद एक्सपेडिशन फाइनली स्टार्ट होती है और सब डंजन में एंटर करते हैं। कैरोल एक पल के लिए भी चुप नहीं रहती और लगातार ओरहुन से पूछती रहती है कि उसने पार्टी क्यों छोड़ी। और ओरहुन सोचता है यार काश मैं एक लॉलीपॉप लेके आया होता। अब तक जर्नी स्मूथली चल रही होती है क्योंकि ओरहुन उनके पीछे मैजिकल ट्रैप्स सेट कर रहा है जो छोटे मॉन्स्टर्स को अपने आप हैंडल कर लेते हैं क्योंकि वो बेकार के बैटल्स पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। आखिरकार वो 20 फ्लोर तक पहुंचते हैं और ओरहुन को अपनी पार्टी के बारे में बेटर आइडिया मिलता है। वो रियलाइज करता है कि लोगन में अर्जुन कपूर जितना एटीट्यूड ही नहीं अनिल कपूर जितना टैलेंट भी भरा है और अगर वो ऐसे ही कंटिन्यू करे तो इजिली ए रैंक पार्टी के लेवल पर ऑपरेट कर सकता है। लेकिन वो डायरेक्शन देने में वीक है जो एक एन्चेंटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैरोल काफी फास्ट है जो एक डॉज टाइप डिफेंडर के लिए जरूरी है, लेकिन उसके साथ 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली, वो बिना सोचे समझे सीधा मॉन्स्टर पर रश कर देती है जबकि उसका प्राइमरी रोल पार्टी को डिफेंड करना होना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो अपने मेन वेपन के रूप में 2 छोटे डैगर यूज करती है जो उसके स्टाइल पर फिट तो बैठते हैं लेकिन जब सच में जरूरत होगी तो शायद वो इनफ पावर जनरेट नहीं कर पाएगी। और सोफिया
रॉ टैलेंट के मामले में सबसे वीक है, लेकिन वो फिर भी दोनों रूकीज के ऊपर है और उसमें कोई मेजर फ्लॉ नहीं है, जो उसे ग्रुप का सबसे बैलेंस्ड मेंबर बनाता है। केव के एंड पर एस्कॉर्ट्स लेवल 20 फ्लोर बॉस को डिफीट कर देते हैं, जिसका मतलब है कि वो 21th फ्लोर की तरफ बढ़ सकते हैं, जो उनका पहले दिन का गोल था। अपनी आईडी कार्ड्स रजिस्टर करने के बाद वो लोग बाहर निकलते हैं ताकि रात में थोड़ा रेस्ट कर सकें और अगले दिन आगे बढ़ सकें। लेकिन जब ओरहुन अगले दिन उठता है तो वो तो बर्बाद हो जाता है। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर उसकी फोटो लगी होती है। हीरोज पार्टी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि उन्होंने ओरहुन को निकाल दिया है और उसकी जगह एक नया एन्चेंटर हायर कर लिया है। ये बात तो उसे उससे भी ज्यादा जोर से लगती है जितना उसने सोचा था, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता, इसलिए वो डंजन पर सबसे मिलने के लिए बाहर निकलता है, सोचता हुआ कि रूकीज आज का हेडलाइन पढ़ने के बाद उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे। रास्ते में उसे एक नीले बालों वाली लड़की रोक लेती है जो लूना होती है, उसके ही हीरोज पार्टी की हीलर। उसे याद आता है कि अपने लास्ट दिनों में भी जब बाकी सब उससे कोल्डली बिहेव कर रहे थे, लूना हमेशा मुस्कुराती रहती थी और मदद के लिए रेडी रहती थी। जिस दिन उसे निकाला गया था वो किसी काम से बाहर गई थी, वरना बाकी लोगों से वो जरूर लड़ जाती उसे बाहर निकालने पर। लूना तुरंत ओरहुन का हाथ पकड़ लेती है और उसे वापस आने के लिए रिक्वेस्ट करती है कि वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगी सभी को समझाने का कि उन्हें उसकी कितनी जरूरत है। वो उनका प्रॉमिस याद दिलाती है कि हमें ग्रेट डंजन को साथ में क्लियर करना है ना, लेकिन ये बात उसे और गुस्सा दिला देती है क्योंकि वो डिक्लेयर करता है कि वो प्रॉमिस तीनों ने मिलकर लिया था। ओलिवर भी उसमें शामिल था और वही इंसान है जिसने उसे हीरो पार्टी से निकाला। टूटे हुए दिल लेके वो मुड़कर लूना से कहता है कि वो कभी भी उस पार्टी में वापस नहीं आएगा और डंजन के एंट्रेंस की तरफ बढ़ जाता है। रास्ते में ओरहुन सोचता है कि कैसे उसे हीरोज पार्टी से निकाला गया था और आज के न्यूज़पेपर में वही क्लियरली मेंशन था, जिसका मतलब है कि नए रिक्रूट शायद कंफ्यूज होंगे कि अब उसके बारे में क्या सोचना चाहिए, खास करके अब तक जब सिल्मा ने उसे सभी से इतना बढ़ा चढ़ा के इंट्रोड्यूस करवाया था। वो जल्द ही डंजन के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है जहां सारे रूकीज अंदर जाने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदली हुई लग रही थी और ओरहुन सोचता है कि सभी को आज ही का न्यूज़पेपर पढ़ना था। न्यूबीज आपस में बात कर रहे होते हैं कि ओरहुन अब हीरोज पार्टी में नहीं है। लोगन सोचता है अगर ओरहुन खुद अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ता तो अलग बात होती, लेकिन पेपर में तो लिखा था कि उसे कमजोर होने की वजह से निकाल दिया गया है। ओरहुन रूकीज को ग्रीट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसे रियलाइज होता है कि अब चीजें कल जैसी नहीं रही। वो सबके नजरों में एक लूजर दिख रहा है। तभी सेल्मा एंड बर्न और कैथी के साथ आती है और तुरंत ओरहुन से माफी मांगती है, क्योंकि वही थी जिसने रूकीज को रिलैक्स रखने के लिए उनसे बताया था कि वो हीरोज पार्टी का हिस्सा रह चुका है। ओरहुन तुरंत कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और उसे तो हमेशा की तरह सर उठा करके पार्टी को डंजन में लीड करना चाहिए, जबकि वो वही करेगा जो उसका काम है, सपोर्ट देना। एंड बर्न और कैथी भी बोलते हैं कि ओरहुन और हीरो पार्टी के बीच जो भी इशू है उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच तो यह है कि ओरहुन दुनिया के उन चंद लोगों में से एक है जो 94th फ्लोर तक गए हैं और जिंदा वापस आए हैं। ये बात ओरहुन को थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस देती है और वो अपनी पार्टी की तरफ बढ़ता है, जहां सोफिया और कैरोल उसे एज यूजुअल दिल से गुड मॉर्निंग बोलती हैं। लेकिन लोगन थोड़ा हेजिटेट लगता है और समझ नहीं पा रहा था कि अब ओरहुन से कैसे बिहेव करे। ओरहुन खुद ही आइस ब्रेक करने का फैसला करता है और उनसे पूछता है कि क्या सबने न्यूज़पेपर देखा। सोफिया और कैरोल बोलती हैं कि हाँ देखा, लेकिन आज कुछ पढ़ने लायक नहीं था। लोगन बोलता है कि हाँ वो भी गोदी मीडिया से दूर ही रहता है, क्योंकि उसमें सच सुनने की हिम्मत है जो वो कभी नहीं दिखाते। तभी वो ओरहुन से पूछता है वैसे क्या न्यूज़पेपर में जो लिखा था वो सच था। ओरहुन जवाब देता है कि टेक्निकली न्यूज़पेपर सच ही कह रहा है, क्योंकि उसे पार्टी से निकाल दिया गया था इस वजह से कि वो कमजोर था मेरे बाकी मेंबर्स के हिसाब से। वो उनसे माफी मांगता है कि उसे उन्हें ये बात पहले बता देनी चाहिए कि वो उतना भी बड़ा हीरो नहीं है जितना वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सोफिया और बर्दाश्त नहीं कर पाती और बोल पड़ती है कि अब बस करो, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा है कि ओरहुन ने एक बड़े मॉन्स्टर को अकेला ही डिफीट कर दिया था बिना एफर्ट के। ओरहुन उसका शुक्रिया अदा करता है उस पर भरोसा करने के लिए और बाकी पार्टी से कहता है कि भले ही वो हीरो पार्टी का हिस्सा नहीं है, फिर भी वो इतना कैपेबल तो है कि उन्हें 51 फ्लोर तक इजीली पहुंचा सकता है और वो लोग उस पे इतना भरोसा तो कर सकते हैं। लड़कियां उसके बात से सेटिस्फाइड लगती हैं, लेकिन लोगन डिसअपॉइंटमेंट फील करने लगता है जैसे कि उसे धोखा मिला हो। थोड़ी देर बाद वो लोग डंजन में एंटर करते हैं और आज उन्हें 21 फ्लोर से 35 फ्लोर तक जाना है, लेकिन अभी भी उसे उन्हें कोई ऑर्डर्स या गाइडेंस देने की इजाजत नहीं है और बस पीछे रह करके ऑब्जर्व करना है। सिर्फ तब जंप करना है जब चीजें हाथ से बाहर होने लगे। उनकी जर्नी स्मूथली चलती रहती है। कैरोल 24 फ्लोर के सारे मॉन्स्टर्स को अपनी ट्विन डैगर से और अपने क्लोज और पर्सनल फाइटिंग स्टाइल की मदद से हैंडल करती है, जबकि सोफिया 30th फ्लोर पर आते ही बड़े मॉन्स्टर्स को डील करती है, जिससे ओरहुन भी सरप्राइज हो जाता है और सोचता है कि शायद उसने सोफिया को थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया था। जल्द ही वो 31th फ्लोर पर पहुंचते हैं जो मिडिल फ्लोर है और इसका मतलब है कि अब रूकीज अननोन टेरिटरी में हैं और उन्हें अपने गाइड्स की एडवाइस और मदद की जरूरत है। इस बार ओरहुन लीड लेता है और अपनी पार्टी से आगे चलने लगता है।
इंश्योर करता है कि इस फ्लोर पर कोई अनयूजुअल चीज छुपी ना हो। जब अचानक उसे आगे गॉब्लिन्स की प्रेजेंस महसूस होती है, वो अपनी पार्टीज को फाइट के लिए रेडी होने को कहता है। वो ये भी रियलाइज करता है कि एक स्ट्रे ऑर्क भी इस एरिया में भटक कर आ गया है, जो फाइट को थोड़ा ट्रिकी बना देता है। लेकिन क्योंकि उसके रुकीज का बैच काफी अच्छा फाइट करता है, उसे इस बैटल में हार का कोई डर नहीं होता। वो तुरंत कैरोल को गॉब्लिन्स पर अटैक करने को कहता है, जबकि सोफिया को कहता है कि वो अपने लॉन्ग रेंज मैजिकल स्पेल्स की मदद से ऑर्क को डील करे। दोनों उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। कैरोल तुरंत अटैक मोड में चली जाती है और गॉब्लिन्स से टकराने लगती है, जबकि सोफिया ऑर्क को टेक ऑन करने के लिए रेडी होती है। ओरहुन फिर लोगन की तरफ मुड़कर उसे सपोर्ट मैजिक यूज करने को कहता है, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले ही लोगन मैजिकल सर्कल्स बना देता है और कैरोल पर एजिलिटी स्पेल्स कास्ट करने लगता है ताकि उसे गॉब्लिन्स के अगेंस्ट एडवांटेज मिल सके। लोगन अभी भी फुली कन्विंस नहीं है कि ओरहुन जैसा इंसान उसे गाइड करे, क्योंकि उसे लगता है कि ओरहुन की एडवाइस इतनी सिंपल है जैसे पीटी क्लास में बोलते हैं ना, अटेंशन। अचानक चीजें थोड़ी ट्रिकी हो जाती हैं जब वो ऑर्क सोफिया से गोल गोल रोटी बनाने आता है या नहीं ये पूछता है, और वो पैनिक करने लगती है, अपने अटैक्स भूल जाती है। ये सबके लिए डिजास्टर हो सकता है क्योंकि लोगन भी अपने स्पेल्स में बिजी है और कैरोल पर फोकस कर रहा है। वो बेचारी नजर से ओरहुन को देखता है, सोचता हुआ कि ये कैसा गाइड है, सोफिया की जगह उस मॉन्स्टर से बोलता क्यों नहीं है कि वो रोटी मेकर यूज करती है। ओरहुन एक मैजिकल साइन बना रहा होता है जो ऑर्क की स्पीड को काफी कम कर देता है। वो सोफिया के पास जाता है और उसे कहता है कि अपना टाइम लो और सही एम करो, क्योंकि तुम इससे तो अच्छी अच्छी डिशेस बना लेती हो। सोफिया गहरी सांस लेती है और एक ह्यूज फायरवॉल बनाती है जो ऑर्क को कम्प्लीटली अस्तित्व से मिटा देता है, सबको सरप्राइज करते हुए, इंक्लूडिंग ओरहुन को, जिसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सोफिया एडवांस लेवल मैजिक स्पेल यूज कर सकती है। कैरोल तुरंत सोफिया के पास दौड़कर उसे हग करती है, जबकि ओरहुन उसे कहता है गुड शॉट। जल्द ही वो 35 फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां उनका सामना एक खतरनाक मकड़ी से होता है। लोगन तुरंत अपना कामनेस खो देता है कि वो सब मरने वाले हैं, क्योंकि इस चीज से डील करना मुश्किल है। लेकिन सोफिया और कैरोल दोनों को ओरहुन पर पूरा भरोसा है और उसके ऑर्डर्स का वेट करते हैं। ओरहुन तुरंत लोगन को कहता है कि कैरोल पर एजिलिटी अप और स्ट्रेंथ अप यूज करे और सोफिया पर मैजिक अप। लोगन सोचता है कि ये क्या बक रहा है, क्योंकि ये तो वही पिछले स्ट्रेटजी यूज कर रहा है बिना कोई चेंज के, लेकिन फिर भी वो ऑर्डर्स फॉलो करता है और स्पेल्स कास्ट करता है। ओरहुन फिर कैरोल को कहता है मॉन्स्टर को क्लोज कॉम्बैट में एंगेज रखे और इंश्योर करे कि उसका अटेंशन उस पे ही रहे। कैरोल सर हिला करके एग्री करती है और तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। लोगन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ओरहुन उसे रोक देता है, कहता है कि अगर वो आगे गया तो सब मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसलिए सही वक्त का इंतजार करो। ओरहुन फिर सोफिया को कहता है मॉन्स्टर पर जंप करे और उसकी बैक पर स्लैश करे। सोफिया तुरंत उसका ऑर्डर मानती है, उसके सर पर जंप करती है और फ्रंट से बैक तक ब्लेड चला देती है। ओरहुन कहता है कि उसका ध्यान बटाओ, लेकिन देख के ये भिखमंगिया जहरीला भी है, इसलिए हर अटैक को डॉज करना होगा बिना फेल हुए। स्पाइडर अपनी नुकीली लेग से कैरोल को स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक के बाद एक अटैक्स डॉज करती रहती है और कुछ अटैक्स को रोकती भी है। ओरहुन लोगन से कहता है स्पेल्स अपना कंटिन्यू रखे, क्योंकि कैरोल की लाइफ इस वक्त उसके हाथ में ही है। फिर वो सोफिया की तरफ मुड़कर कहता है मॉन्स्टर को पिन डाउन करो। सोफिया तुरंत समझ जाती है और अपनी एरो कटर एबिलिटी यूज करके उसकी लेग्स तोड़कर उसे जमीन पर गिरा देती है। कैरोल सेलिब्रेट करने लगती है, लेकिन ओरहुन उसे सावधान रहने को कहता है क्योंकि बैटल अभी खत्म नहीं हुई है। एडवाइस थोड़ा लेट आता है और वो स्पाइडर अपने वेब से कैरोल को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। ओरहुन तुरंत लोगन को कहता है कैरोल को स्ट्रेंथ अप और स्पीड अप देने को। अर्जुन कपूर बिना और आर्गुमेंट के स्पेल यूज करता है, लेकिन कैरोल पैनिक करने लगती है क्योंकि वो वेब से खुद को फ्री नहीं कर पा रही थी। वो ओरहुन से मदद की भीख मांगती है। ओरहुन यहाँ सोफिया को कहता है अपना रॉक एरो रेडी करे और उसके नाइफ्स पर शार्पनेस इनहेंस्ड स्पेल यूज करता है, जो उसे वो बूस्ट देता है जो उसे मॉन्स्टर की पकड़ से फ्री होने के लिए चाहिए था। सोफिया तुरंत अपने रॉक एरो स्पेल से फॉलो अप करती है, जो मॉन्स्टर पर गिरता है और उसे तुरंत मार देता है। इसके साथ ही उनकी आज की एक्सपेडिशन यहीं खत्म हो जाती है और ओरहुन लोगन को उसके सपोर्ट स्पेल्स के लिए गुड जॉब बोलता है, क्योंकि उसके बिना उसकी पार्टी आज की बैटल्स नहीं जीत पाती। जब तक वो केव से बाहर निकलते हैं, सूरज ढलने लगता है और सेल्मा सब रुकीज को उनकी अब तक की अचीवमेंट्स पर कांग्रेचुलेट करती है। वो कहती है कि सब ने अब तक कमाल का काम किया है और उनकी जर्नी का लास्ट स्टेप कल होगा, इसलिए उन्हें सही से रेस्ट और खाना चाहिए। इसके बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, जब ओरहुन को एंट और बन रोक लेते हैं, जो उसे लंच के लिए बुलाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद ओरहुन ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि अभी क्या मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है। शहर जाते वक्त लोगन सोफिया से उस इनकाउंटर के बारे में पूछता है जब ओरहुन ने पहली बार उसकी जान बचाई थी, और डिटेल्स जानना चाहता है कि जैसे उसने कौन से स्पेल्स यूज किए थे। सोफिया याद करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसने पहले विंड ब्लास्ट यूज किया, फिर अपनी स्वॉर्ड को एनहांस करने के लिए मैजिक यूज किया
किया था, हर एक और को टुकड़ों में काटने से पहले। लोगन रियलाइज करता है कि ओरहुन में बहुत कुछ अलग है, क्योंकि आज उसने जो नोटिस किया, ओरहुन ने कैजुअली एक स्पेल यूज किया था जो सोफिया की तरह बड़े ऑर्क्स की एजिलिटी कम कर रहा था। ऐसे मैजिक स्पेल्स को डीबफ कहते हैं और ये करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे टैलेंटेड मेजेस जैसे सेल्मा खुद भी मुश्किल से एक डीबफ कुछ दिन में एक बार कर पाती है, वो भी काफी प्रिपरेशन के साथ। इसके अलावा ओरहुन एक परफेक्ट स्पेल कास्टर की तरह एक्ट कर रहा था और जानता था टीम फाइट में स्पेल का कौन सा एस्पेक्ट कब यूज करना है। उसे पता था एग्जैक्ट टाइमिंग, कब इनहेंसमेंट खत्म होंगे, और उसने एनिमी के मूवमेंट्स प्रिडिक्ट करने के लिए प्रिमिटिव स्पेल्स भी यूज किए। इससे लोगन को रियलाइज होता है कि उसने ओरहुन को बिल्कुल गलत समझा था और वो सिर्फ नॉर्मल मेज नहीं बल्कि एक एक्चुअल जीनियस है। शहर में ओरहुन बर्न और एंड के साथ एक रेस्टोरेंट में रुकता है। वो उससे कहते हैं कि जो चाहे ऑर्डर करे क्योंकि बिल उनका होगा। फिर वो उससे उसके एक्चुअल रोल के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो हीरोज पार्टी में एन्चेंटर था लेकिन अब खुद को स्वॉर्ड्समैन कहता है। ओरहुन रिप्लाई करता है कि वो हमेशा से स्वॉर्ड्समैन था, जब से उसने अपने ग्रैंडफादर को एक ह्यूज बीस्ट को मारते देखा था जो गांव में आ गया। उसके दिमाग में बैठ गया था कि चाहे कुछ भी हो वो स्वॉर्ड्समैन बनेगा, और कुछ टाइम के लिए वो हीरोज पार्टी में स्वॉर्ड्समैन भी रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर लेवल्स तक गए उनकी पेस स्लो होने लगी, क्योंकि मॉन्स्टर्स की इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। इसी टाइम पर ग्रुप्स में सेल्मा की टीम स्ट्रेटजी पॉपुलर हो रही थी, जहां सब इंचेंटर पर डिसीजंस के लिए डिपेंड करते थे, तो उन्होंने भी वही स्ट्रेटजी फॉलो करने का फैसला किया। पर अनफॉर्चुनेटली उनकी पार्टी में कोई भी इंचेंटर बनने की काबिलियत नहीं रखता था, तो उनका बेस्ट चॉइस ओरहुन था और पार्टी के लिए उसने स्वॉर्ड्समैन का अपना पद छोड़ दिया और इंचेंटर बन गया। वो थोड़ा तीखे शब्द में कहता है कि हीरोज पार्टी के पास अगला लेवल अब क्लियर करने का 0 चांस है, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि अब इस बारे में सोचना भी बेकार है। फिर वो लड़कों को बताता है कि अब वो सबसे वेल राउंडेड स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता है, जो लोअर लेवल फ्लोर्स को भी अकेला हैंडल कर सके बिना किसी पार्टी के। अगले सुबह ओरहुन केव की तरफ बढ़ता है, सोचता हुआ कि आज यंग पार्टी को लीड करने का उसका लास्ट दिन होगा, और एंट्रेंस के पास सोफिया और बाकी लोगों को वेट करते देखता है। सब उसे वार्मली ग्रीट करते हैं और वो महसूस करता है कि पार्टी को आज उस पर कल से ज्यादा कॉन्फिडेंस है। लोगन भी ज्यादा इंटरेस्ट और ट्रस्ट के साथ दिखता है। कैरोल बोलती है क्योंकि आज लास्ट डे है, सोफिया उसे कुछ कहना चाहती है और सोफिया को एल्बो मार करके बोलने कहती है, लेकिन सोफिया तुरंत साय होने लगती है अपने ट्रू फीलिंग्स कहने के लिए। पता चलता है कि कल रात बात लेते वक्त सोफिया ने कैरोल को बताया था कि वो चाहती है ओरहुन सिल्वर नाइट रैबिट क्लैन को हमेशा के लिए ज्वाइन कर ले और उन्हें टॉप तक पहुंचने में मदद करे। लेकिन ओरहुन को सेल्मा बुला लेती है और वो सोफिया से कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। बाकी गाइड्स की तरफ चलते हुए वो कुछ रुकीज से सुन लेता है कि हीरोज पार्टी भी आज डंजन में जा रही है और वो अपनी न्यू मेंबर के साथ ट्रायल रन करने वाले हैं ताकि इंश्योर करें कि टीम कॉम्बिनेशन बन पा रही है या नहीं। ओरहुन सोचता है कि वो लोग कौन से फ्लोर से ट्राई करने वाले हैं और जल्दी ही उसे पता चलता है कि वो डीपेस्ट फ्लोर जो 94th फ्लोर है वहां तो नहीं जा रहे हैं, पर उसी से 2 फ्लोर नीचे 92 फ्लोर से शुरू करेंगे। ये सुनकर ओरहुन शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि हीरोज पार्टी को 92 फ्लोर से स्टार्ट करना चाहिए, खास करके एक नए कैंडिडेट के साथ। आखिर में वो डिसाइड करता है कि हीरोज पार्टी के बारे में सोचना उसके लिए टाइम वेस्ट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसे यहाँ जो काम मिला है उस पर फोकस करना चाहिए। 92 फ्लोर पर ओलिवर, पार्टी का लीडर, अपनी टीम को हाइप करता है, कहता है कि उन्हें इन डंजन्स क्लियर करने में कोई इशू नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें अलर्ट रहना चाहिए। फिर वो अपनी पार्टी के नए मेंबर फिली की तरफ मुड़ता है, जो एक हरे बालों वाले इंचेंटर है। टैंक उससे कहता है कि दिखाए तो वो क्या कर सकती है। तभी ओलिवर बोल पड़ता है कि फिली ओरहुन जैसा कोई जैक ऑफ ऑल ट्रेड नहीं है, इसलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओलिवर फिर लूना की तरफ देखता है, जो अब तक शांत होती है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि ओरहुन जाए। लेकिन ओलिवर घमंडी को लगता है कि ये डंजन क्लियर करने के बाद लूना को भी मानना ही पड़ेगा कि उनका डिसीजन सही था और ओरहुन ही प्रॉब्लम था। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहां पता चलता है कि लूना प्लान का हिस्सा ही नहीं थी, जो ओलिवर और बाकी लोगों ने ओरहुन को गैंग से किक करने के लिए बनाया था। उसे तो शाम को पता चला जब ओलिवर फिली को पार्टी में आने पर कांग्रेचुलेट कर रहा था और उसके ऑनर में वेलकम पार्टी दे रहा था। एनी और डेरिक दोनों ओरहुन का मजाक उड़ा रहे थे, कहते हुए कि अब जब उसके पास एक रियल एन्चेंटर है, उसकी तरह कोई जैक ऑफ ऑल ट्रेड नहीं, तो डंजन कंप्लीट कर लेंगे आसानी से और 100 फ्लोर तक तो पहुंच ही जाएंगे। एनी ने फिली से ये भी कहा कि उनके पास काफी पैसा है, लेकिन ओरहुन स्पेंडिंग में इतना केयरफुल रहता है कि वो कभी पर्सनल नीड्स के लिए भी कुछ नहीं खरीदता। फिली थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर पूछती है कि पार्टी फंड सिर्फ पार्टी के लिए तो नहीं होते और पर्सनल यूज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एनी उसकी बात हवा में उड़ा देती है और कहती है कि उनके पास अंधा पैसा है और पैसे का क्या ही फायदा अगर उसे खर्च करना ही ना आए तो। बीच में ओलिवर बोल पड़ता है और कहता
है कि अब ओरुन की बातें करना बंद करनी चाहिए। जैसे ही वो फिली के ऑनर में चीयर्स करते हैं, लूना सांस फूले हुए रूम में आती है और ओलिवर से कहती है कि उसे कुछ बात करनी है। अचानक वो फिली को नोटिस करती है जिसे वो जानती भी नहीं और ओलिवर से पूछती है कि क्या वो प्राइवेट में बात कर सकते हैं। ओलिवर कहता है कि यहीं सबके सामने बात करो। लूना के पास चॉइस नहीं होती और वो कहती है कि उसे अभी भी पता चला है कि ओरुन सिल्वर नाइट रैबिट्स के साथ रेड पर जा रहा है और पूछती है कि ये कैसे पॉसिबल है। डेरिक और एनी ये सुन कंफ्यूज हो जाते हैं। एनी पूछती है कि कैसे वो 3 दिन में नाइट सिल्वर रैबिट्स ज्वाइन कर सकता है जब उन्होंने उसे बताया तो था कि वो इतना कमजोर है। डेरिक कहता है कि वो अभी भी अपना एस रैंक बैच वेव कर रहा होगा जो उसे इस पार्टी की वजह से मिला था और इसी तरह से उसे जॉब मिला होगा। लूना कंफ्यूज होकर के पूछती है कि तुम सब ये क्या बकवास कर रहे हो, वो तो हमारी पार्टी का मेंबर है ना। ओलिवर उसे शांत रहने को कहता है और सुनने को बोलता है, लेकिन ओलिवर के बोलने से पहले ही एनी बीच में घुस करके लूना को बताती है कि वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड मेंबर है नहीं था। 3 दिन पहले ही उसने पार्टी छोड़ दिया है। ओरुन के पार्टी छोड़ने की खबर उसे हैरान कर देती है। वो पूछती है, क्या ओरुन ने हम पर भरोसा करना छोड़ दिया? तब डेरिक अपना बड़ा मुंह खोलता है और कहता है कि बात उल्टा है, ओरुन ने पार्टी नहीं छोड़ी, हमने उसे फोर्सफुली किक किया है। लूना शॉक्ड होकर के अब ओलिवर की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि क्या ये सच है। ओलिवर कामली रिप्लाई करता है कि यही सच है और फिली को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन लूना तुरंत उसे रोक कहती है ओरुन की जगह कोई भी नहीं ले सकता। इससे डेरिक इरिटेट होकर उसे चुप रहने को कहता है क्योंकि वो नया मेंबर यहीं खड़ी है। ओलिवर डेरिक को शांत करता है और लूना को रीजन देने की कोशिश करता है। कहता है कि ओरुन अब उनकी पार्टी के लिए काफी नहीं था और हमें सिर्फ नीचे ही ले जाता। लूना कहती है कि वो बिल्कुल एग्री नहीं करती क्योंकि ओरुन ही पार्टी का कोर है और वो मेन रीजन था जिस वजह से वो इतना आगे तक आए। और ओलिवर से कहती है कि उसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते, देख लेना। तब एनी बोल पड़ती है कि सिर्फ वही ऐसा सोचती है कि ओरुन स्पेशल था और वैसे भी अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि डिसीजन हो चुका है और ओरुन को किक किया जा चुका है। ओलिवर लूना से कहता है कि अब उन्हें आगे के प्लान्स पर बात करनी चाहिए और कहता है क्योंकि ये पहली बार होगा जब सब फिली के साथ काम करेंगे। वो 92 फ्लोर से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे 94 फ्लोर तक अपना रास्ता बनाएंगे। लूना सीधा प्लान रिजेक्ट कर देती है, कहती है कि मैं तुम लोगों के जैसे फोकट का मरने का शौक नहीं रखती। डेरिक हंस पड़ता है कि इसमें मरने का शौक जैसा क्या है, हम तो 92 फ्लोर से स्टार्ट कर रहे हैं जबकि हम तो पहले ही 94 फ्लोर तक पहुंच चुके हैं। लूना जवाब देती है कि चाहे फिली भले ही एक हाईली स्किल्ड इंचेंटर ही क्यों ना हो, उन्हें पहले लोअर फ्लोर से काम शुरू करना चाहिए और फिर शायद ऊपर के फ्लोर्स पर जाना चाहिए। डेरिक फिर से अपनी मोटी बुद्धि के साथ कहता है कि जब वो ऑलरेडी फ्लोर 93 क्लियर कर चुके हैं तो फिर नीचे से क्यों स्टार्ट करें। लूना कहती है कि वो पागल है अगर ऐसा सोच रहा है तो, क्योंकि 92 फ्लोर पर ब्लैक ड्रैगन है और पिछली बार मुश्किल से उसे पार निकल पाए थे। एनी हंसकर कहती है कि वो तब की बात थी जब उनकी टीम में एक कमजोर इंचेंटर हुआ करता था और इस बार ब्लैक ड्रैगन से लड़ना मजेदार होगा। ओलिवर कहता है कि वो सिर्फ देखने जा रहे हैं कि वो कितना अच्छा साथ में काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, इसलिए उन्हें ब्लैक ड्रैगन से लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लूना फिर से आर्ग्यू करने की कोशिश करती है लेकिन ओलिवर उसे कट कर देता है, कहता है कि डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है और अब चेंज नहीं हो सकता। प्रेजेंट में हीरो पार्टी 92 फ्लोर के मैमोथ के सामने आ जाती है जिसे पिछली बार काफी आसानी से हरा दिया गया था, लेकिन इस बार उन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही होती है। ओलिवर मैमोथ पर दौड़ता है और अपनी तलवार से वार करता है, लेकिन मैमोथ अटैक ब्लॉक कर देता है और ओलिवर को कवर के पीछे धकेल देता है। तभी डेरिक काउंटर अटैक के लिए रेडी हो जाता है। कवर के पीछे जाते ही ओलिवर का बफ खत्म हो जाता है और उसे महसूस होता है कि हर बार जब बफ खत्म होते हैं तो उसका शरीर बहुत भारी लगने लगता है। वो मुड़कर फिली से पूछता है कि उनके बफ्स इतनी जल्दी जल्दी कम क्यों हो रहे हैं। फिली कहती है कि उसने अभी तक उन्हें फिगर नहीं किया है कि वो सब कैसे साथ में लड़ते हैं, इसलिए पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन आगे बेटर हो जाएगा। ये ओलिवर को थोड़ा सरप्राइज करता है क्योंकि उसे याद आता है कि कैसे ओरुन ने डंजन में पहले ही दिन कुछ घंटों में ही उन सब के बारे में सब समझ लिया था। अचानक मैमोथ डेरिक पर एनर्जी ब्लास्ट करता है। डेरिक ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन फिसल जाता है और बीम एनी की तरफ रिडायरेक्ट हो जाती है जो डेरिक को इडियट कह करके चिल्लाती है। डेरिक खुद भी सोचता है कि उसके ब्लॉक्स इतने इफिशिएंट क्यों नहीं हैं, ये तो ब्लॉक होना चाहिए था ना कि रिफ्लेक्ट। एनी फाइट में कूदती है और मॉन्स्टर पर फायर ब्लास्ट चलाती है, लेकिन वो मैमोथ को बस हल्का सा टच करते हैं जो ओलिवर को कंफ्यूज करता है और वो एनी पर चिल्ला करके कहता है कि तुम सब खाना खा के नहीं आए हो क्या। लेकिन एनी कहती है कि वो वही कर रही है जो यूजुअली करती है, लेकिन किसी वजह से उसके अटैक्स कमजोर लग रहे हैं। ओलिवर फिली से कहता है कि एनी का मैजिक डैमेज फिर से बूस्ट करे और वो उसकी बात मान लेती है,
लेकिन इस बार भी जब एनी फायर ब्लास्ट चलाती है मैमोथ पर स्क्रैच तक नहीं पड़ता। बदले में मैमोथ फिर से पावर ब्लास्ट करता है और लगभग एनी को हिट कर देता है, जो मुश्किल से एक पत्थर के पीछे छुप पाती है। ओलिवर स्टन्ड रह जाता है क्योंकि फिली का मैजिक ओरहुन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो इस मॉन्स्टर के सामने पिट रहे हैं जिसे पिछली बार आसानी से हरा दिए थे। एक और पावर बीम उसकी तरफ आती है और वो मुश्किल से डॉज करता है। जब अगला बीम डायरेक्ट ब्लॉक करता है ओलिवर एनी से कहता है मॉन्स्टर को फ्लैंक करो, लेकिन एनी की आज किस्मत भी उतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि मॉन्स्टर उसे रोक लेता है और अटैक करता है, जिस वजह से उसे वापस भागना पड़ता है। ओलिवर तुरंत फिली की तरफ मुड़ता है और कहता है कि मॉन्स्टर के अटैक्स पर नजर रखो और उन्हें वार्न करो। फिली कहती है कि सब कुछ साथ में करते हुए ये भी करना इम्पॉसिबल है, लेकिन ओलिवर कहता है कि इंचेंटर का काम ही बैटल के फ्लो पर नजर रखना होता है। एनी बीच में बोल पड़ती है कि तुम तो बिल्कुल यूजलेस हो, हमें पार्टी में लेना ही नहीं चाहिए था। ओलिवर रियलाइज करता है कि उनमें से कोई भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा जितना वो पहले हुआ करते थे, और तो और वो अपनी तलवार की फुल पावर भी यूज नहीं कर पा रहा। फिली का मैजिक तो उसे मैसिव पावर बूस्ट देना चाहिए था, तो फिर गलत क्या हो रहा है? इससे पहले कि वो डिसाइड करें क्या करें, ब्लैक ड्रैगन डंजन की गहराइयों से निकलकर उनकी तरफ उड़ने लगता है। लूना डर से पसीने छोड़ने लगती है और चिल्लाती है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। ड्रैगन नीचे उतरकर मैमोथ को बिना किसी मेहनत के पिचका देता है। ओलिवर शॉक्ड में रह जाता है और सोचता है ब्लैक ड्रैगन अपनी जगह से बाहर क्यों आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी वो जाने से मना करता है और कहता है कि उन्होंने उसे एक बार हराया है और फिर से हरा देंगे। डेरिक तुरंत से पोजीशन ले लेता है ड्रैगन के फायरबॉल अटैक को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन उसकी सरप्राइज कि वो बिल्कुल भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता और तुरंत ही पीछे ब्लास्ट हो जाता है। एनी भी अपना फायरबॉल यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन पत्थर के पीछे छुपने के बाद भी वो ब्लास्ट हो जाती है और सीधा बेहोश होकर गिर पड़ती है। लूना तुरंत ओलिवर से कहती है कि उन्हें भागना ही होगा, लेकिन ओलिवर बस फिली से कहता है कि उसे बफ करो और फिर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक चार्ज करता है। वो उस ड्रैगन के फायरबॉल के अगेंस्ट लड़ता है और साथ ही अटैक करता है, पर मुश्किल से खुद को संभालते हुए शॉक वेव से पीछे उड़ जाता है। वो घुटनों पर गिर जाता है, कंफ्यूज्ड और डरा हुआ, समझ नहीं पाता कि क्या करे। तभी लूना जल्दी से उसे संभालती है और कहती है कि उनके पास इमरजेंसी टेलीपोर्ट क्रिस्टल है, उसका यूज करना होगा वरना सब यहीं मारे जाएंगे। फिली कहती है कि इमरजेंसी टेलीपोर्ट उन्हें सीधा किसी लोअर रैंक बॉस के रूम में भेज देगा और उन्हें उससे लड़ना पड़ेगा, लेकिन लूना कहती है कि अब इससे लड़ने से तो अच्छा ही होगा ना। ओलिवर एग्री करता है और अपनी टीम को पकड़कर पोर्टल खोलता है भागने के लिए, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखने वाले होते हैं ड्रैगन डाइव मार करके अटैक करता है, उन्हें पीछे धकेल देता है और सभी को सदमे में डाल करके खुद ही पोर्टल के अंदर घुस गया था और टेलीपोर्ट हो जाता है। डेरिक पहले सोचता है कि शायद ये ठीक ही हुआ, लेकिन लूना कहती है ठीक नहीं हुआ, ये सबसे बुरा जो हो सकता है वो हुआ। अब कोई भी लो रैंक एडवेंचरर पार्टी ड्रैगन के हाथों मारी जा सकती है। वो कहती है कि उन्हें तुरंत गिल्ड वापस जाकर के डंजन में मौजूद सभी लोगों को फोर्सफुली टेलीपोर्ट करवाना होगा। ओलिवर एग्री करता है और वो लोग बाहर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। यहाँ लूना बताती है कि अब उन्हें पता चला कि उन्हें इतना कमजोरी क्यों महसूस हो रही थी, क्योंकि ओरहुन ने कुछ ऐसे स्पेल्स डेवलप किए थे जो उनकी मैजिक अटैक्स की स्ट्रेंथ को 50 गुना तक बढ़ा देते थे। फिली शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सेल्मा भी सिर्फ 10 गुना इंक्रीज कर पाती है, लेकिन लूना कहती है कि ये सच है और इसीलिए उन्हें लगता था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। असल में वो तभी स्ट्रॉन्ग थे जब ओरहुन उनके साथ था, वरना वो सिर्फ एक साधारण ग्रुप ऑफ एडवेंचरर्स हैं। ओलिवर घमंडी फिर भी इस बात को मानने से मना करता है और कसम खाता है कि वो ओरहुन के बिना ही ड्रैगन को मारेगा। जब वो सब गिल्ड हाउस की तरफ दौड़ रहे होते हैं, उम्मीद कर रहे थे कि ड्रैगन ने अभी तक किसी की जान न ली हो। इधर 50 फ्लोर पर ओरहुन अपनी पार्टी से कहता है कि जैसे ही वो 51 फ्लोर पर पहुंच जाएंगे उनका मिशन कंप्लीट हो जाएगा और वो टेलीपोर्टेशन सर्कल की मदद से वापस आ जाएंगे। सब पार्टी मेंबर्स हाँ में सर हिला देते हैं, लेकिन ओरहुन को कुछ बुरा होने का एहसास होता है। वो आसपास देखता है लेकिन कुछ गलत नहीं मिलता। फिर वो ऊपर अंधेरे आसमान की तरफ देखता है जहाँ बादल सूरज को पूरी तरह से ढक चुके होते हैं। वो सोचता है कि ये फीलिंग क्यों आ रही है, सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है। जल्द ही वो फ्लोर के बॉस से लड़ेंगे जो किसी भी गाइड के लिए बड़ी बात नहीं होगी, और फिर सब मिशन कंप्लीट करके घर लौट जाएंगे। तो फिर उसे ये अजीब सी वार्निंग वाली फीलिंग क्यों आ रही है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है और उन्हें तुरंत निकल जाना चाहिए। कैरोल की आवाज उसके ख्यालों को तोड़ देती है जब वो पूछती है कि इस बार उन्हें किस तरह के मॉन्स्टर से लड़ना होगा। ओरहुन उसकी आंखों में एक्साइटमेंट देख करके कहता है, तुम टैंक हो जिसका मेन काम अपने टीममेट्स को प्रोटेक्ट करना है। तुम एनिमीज पर दौड़कर सबको अकेले मारने की उम्मीद नहीं कर सकती। कैरोल एग्री नहीं करती और कहती है कि अगर वो खुद सबको डील कर सकती है तो टेक्निकली वो अपने टीममेट्स का काम ही तो आसान कर रही है। फिर वो एडवाइस मांगने लगती है कि कैसे और बेटर लड़ सकती हूँ बताओ। ओरहुन दबी हुई सांस छोड़ता है और कहता है कि उसे टीम के साथ काम करना सीखना चाहिए, ना कि सब कुछ अकेले करने की कोशिश। जितनी जल्दी वो ये सीखेगी उतना ही फ्यूचर में उसके लिए अच्छा होगा, और प्रोग्रेस करने का एक ही तरीका होगा अपने टीममेट्स
टीममेट्स पर रिलाई करना। कैरोल को ये बोरिंग लगता है, लेकिन लोगन उसे कहता है कि ध्यान दो और इतनी अच्छी एडवाइस के लिए थैंकफुल रहो। वो कहता है कि ग्रेट एडवेंचरर एल्बर्ट ने भी कहा था कि टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। ओरहुन छोटे एटीट्यूडी की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या वो सिल्वर नाइट क्लैन वाले एल्बर्ट की बात कर रहा है। लोगन एक्साइटेड हो जाता है ये जान करके कि कोई और भी पढ़ने का शौक रखता है। ओरहुन कहता है कि शायद सब लोग ग्रेट एल्बर्ट को जानते हैं, क्योंकि वो नाइट स्काई रैबिट्स का अनडिस्प्यूटेड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था और माना जाता है कि पिछले साल 92 फ्लोर पर ब्लैक ड्रैगन से लड़ते हुए मारा गया। लोगन कहता है पर अपनी मौत में भी एल्बर्ट एक लेजेंड बन गया जो हमेशा याद रखा जाएगा। कैरोल का चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है और वो धीरे से कहती है कि एल्बर्ट अपने एक साथी को बचाते हुए मरा था, जबकि वो काम टैंक का था। उसका मूड और डार्क हो जाता है जब वो कहती है कि उसे पता था कि उसकी मौत से उसके परिवार की मुस्कान चली जाएगी, लेकिन फिर भी उसने परवाह नहीं की। इसलिए वो सोचती है कि बेस्ट डिफेंडर बनने का तरीका ये है कि जिसे तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो उसे हमेशा खुद से दूर रखो। वो कंक्लूड करती है कि अगर वो फ्रंट लाइन पर अकेली लड़े और उसकी टीम पीछे रहे तो वो लोग डेंजर में नहीं होंगे और अगर चीजें बिगड़ भी जाए तो वो भाग सकते हैं। ओरहुन कैरोल के चेहरे पर दर्द नोटिस करता है और डिसाइड करता है कि ये उसने तो अपनी औकात से भी ज्यादा बड़ी बात कह दी और एक आउटसाइडर होने के नाते शायद उसे ज्यादा पूछताछ नहीं करनी चाहिए। वो मूड हल्का करने का फैसला करता है और कैरोल से कहता है कि आज वो एनिमीज को हैंडल करने के लिए उस पर भरोसा करेगा। तुरंत ही उसका चेहरा फिर से चमक उठता है और वो कहती है कि ठीक है फिर। सोफिया तुरंत डिसाइड करती है कि अब सबका ध्यान अपनी तरफ करना होगा और उनसे पूछती है कि उसमें क्या कमी है और वो कैसे बेटर टीममेट और मेज बन सकती है। ये सुनकर लोगन भी बोल पड़ता है कि वो भी जानना चाहता है कि कैसे खुद को बेटर बना सकता है। और उन सबको शांत रहने को कहता है और आगे बढ़कर के 36 फ्लोर में चला जाता है जहाँ न्यूबीज वार्म अप कर रहे थे। सेल्मा ओरहुन को बुलाती है और कहती है कि आज उनका लास्ट दिन है और अब तक का सबसे चैलेंजिंग होगा, इसलिए उन्हें इंश्योर करना होगा कि कुछ गलत ना हो और एक्सपेडिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। फिर वो ओरहुन की पार्टी की तरफ मुड़कर कहती है कि बच्चों को उससे काफी लगाव हो गया है। ओरहुन कहता है कि न्यूज़पेपर आर्टिकल के बाद उसे लगा था कि शायद उसने उनका रिस्पेक्ट एक पल में ही खो दिया, लेकिन लगता है कि वो गलत था और ये बच्चे तो जितने दिखते हैं उससे भी ज्यादा स्मार्ट और इंडिपेंडेंट हैं। सेल्मा एग्री करती है और कहती है कि ये ग्रुप कभी कभी परेशान करता है लेकिन उनका फ्यूचर ब्राइट है। फिर वो बताती है कि एल्बर्ट की मौत उनके क्लैन के लिए बहुत बड़ा झटका थी, क्योंकि वो क्लैन का स्टार था और उसके बाद उनका क्लैन पीछे रहने लगा और तब तुम्हारा क्लैन हीरो पार्टी आगे निकल गया। ओरहुन कहता है ब्लैक ड्रैगन उनके लिए भी बहुत मुश्किल हुआ होगा और वो आसानी से किसी को खो सकते थे उस फाइट में जो उनकी पार्टी को तबाह कर देता। सेल्मा कहती है कि एल्बर्ट के चले जाने से जो खाली जगह बनी थी वो अब तक नहीं भरी जा सकी है और सीधा पूछ लेती है कि क्या ओरहुन उनकी पार्टी ज्वाइन करना चाहेगा। ओरहुन कहता है कि ये एक सम्मान की बात है, लेकिन एक पार्टी को 2 इंचेंटर्स की जरूरत नहीं होती, खास करके जब उनमें से एक एशिया की बेस्ट सॉर्सरर हो। सेल्मा ब्लश करती है लेकिन कहती है वो इंचेंटर के रूप में नहीं बल्कि स्वॉर्ड्समैन के रूप में उसे ज्वाइन करने को पूछ रही है। ये सुनकर ओरहुन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन सेल्मा कहती है कि आज वो उसे ऑब्जर्व करेगी और देखेगी कि स्वॉर्ड्समैन के रूप में उसकी स्किल्स कैसी हैं। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाते हैं और ओरहुन अपने तीनों न्यूबीज के साथ रह जाता है जिनको उसे मॉनिटर करना है। कैरोल पूछती है कि वो इतना स्प्लिट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उसे इन केव्स के लेबिरिंथ में खो जाना पसंद नहीं। ओरहुन हंसता है और कहता है कि ये उनके लिए अच्छा एक्सरसाइज है, क्योंकि कई बार पार्टी को मल्टीपल पासवेज चेक करने के लिए स्प्लिट होना पड़ता है और बॉस रूम तक पहुंचने का रास्ता भी ढूंढना पड़ता है। इसलिए नाइट स्काई रैबिट्स जैसे बड़े क्लैंस को एडवांटेज मिलता है, क्योंकि वो पूरे केव सिस्टम को जल्दी चेक कर सकते हैं। लोगन कहता है कि तुम तो सबसे डीपेस्ट फ्लोर तक गए हो, इसलिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेल्मा और कैरोल उसे घेर कर पूछने लगती हैं कि डीपर लेवल पर डंजन कैसा दिखता है और वहाँ कैसे मॉन्स्टर्स मिलते हैं। ओरहुन कहता है कि डीप फ्लोर्स लगभग 72 लेवल से शुरू होते हैं और वहाँ का इकोसिस्टम बदलकर रफ स्नोई माउंटेन बन जाता है, जहाँ टाइम टाइम पर बर्फीले तूफान उठते रहते हैं और आइस लिजार्ड्स अंधेरे में छुपकर बैठे रहते हैं जो तुम्हारे सो जाने का इंतजार करेंगे। फिर ओरहुन कहता है कि अभी के टास्क पर फोकस करो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो लोग इस वक्त डर जाएं। वो डंजन के अंदर आगे बढ़ते हैं। पूरा केव खाली लग रहा होता है जो उसे बहुत अजीब फील देता है और लोगन कहता है कि इस फ्लोर पर उन्होंने अब तक एक भी मॉन्स्टर नहीं देखा, ऐसा क्यों? वो ओरहुन की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या 14th फ्लोर यूजुअली ऐसा ही होता है। ओरहुन सर हिला करके मना करता है और उसके पेट में गट फीलिंग्स और तेज हो जाती है। तभी कैरोल शोर मचाने लगती है कि मुझे मॉन्स्टर से लड़ना है, जल्दी सामने आओ। तभी अचानक एक पत्थर के पीछे से एक ब्लू गॉब्लिन निकल आता है। कैरोल मॉन्स्टर को देख करके खुशी से झूम उठती है और बिना एक पल सोचे सीधा उस पर दौड़ पड़ती है। ओरहुन कैरोल को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत आगे निकल चुकी होती है, इसीलिए वो जल्दी से अपना एजिलिटी डाउन डीबफ यूज करता है ताकि गॉब्लिन की स्पीड कम हो जाए, जिससे कैरोल उसे एक ही तेज अटैक में मार देती है। वो सेलिब्रेट करने लगती है लेकिन ओरहुन उससे कहता है कि बिना सोचे समझे एनिमी पर रश मत किया करो। वो कहता है कि ब्लू गॉब्लिन्स बहुत फास्ट और स्ट्रांग होते हैं और वो खतरे में आ सकते
लगती थी, जिससे लोगन और सोफिया दोनों भी अलर्ट हो जाते हैं। कैरोल अपनी गलती मान लेती है तो ब्लो को थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए ओरुन उसे एक्टिव डिफेंस का एक स्टाइल सिखाने का फैसला करता है और समझाता है कि उसे एनिमीज की मूवमेंट पर फोकस करना होगा और सही मोमेंट पर अटैक करना होगा, जो उनके खुद के अटैक्स लॉन्च करने से थोड़ा पहले हो। इससे उनका अटैक होने से पहले ही रुक जाएगा और उसकी पार्टी को जबरदस्त एडवांटेज मिलेगा। कैरोल हैरानी से सुनती है, लेकिन जल्द ही लोगन उसे साइड में कर देता है और खुद भी गाइडेंस मांगता है। ओरुन उन्हें मुड़ने को कहता है क्योंकि 2 वुल्फ मॉन्स्टर्स पीछे से उनकी तरफ दौड़ रहे होते हैं, लेकिन उनके पास आने से पहले ही एक मैजिकल ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उनके शरीर में स्पाइक्स घुस जाते हैं। ओरुन लोगन से कहता है कि उसे ट्रैप स्पेल से शुरू करना चाहिए, जिससे उसकी टीम फ्रंट के एनिमीज पर फोकस कर सके बिना पीछे के अटैक की चिंता किए। लोगन हर बात बड़े उत्सुकता से सुनता है और मन में सोचता है कि उसे हर तरह से ओरुन जैसा मेज बनना है। ओरुन फिर सोफिया की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसे एक साथ 2 मैजिक स्पेल्स यूज करना सीखना चाहिए। वो कहती है कि ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ओरुन प्रॉमिस करता है कि ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है और थोड़ी प्रैक्टिस से कोई भी एक साथ 2 स्पेल्स यूज कर सकता है। वो कहता है कि एडवांस लेवल कास्टर्स तो एक साथ दर्जनों मैजिक स्पेल्स भी यूज कर सकते हैं। सोफिया ये सुनकर के हैरान हो जाती है और पूछती है कि वो फिर मैजिक के स्ट्रॉन्गर वर्जन ही क्यों ना सीख ले। ओरुन समझाता है कि स्ट्रॉन्गर मैजिक अटैक्स को प्रोसेस करने और रेडी करने में टाइम लगते हैं, जिससे डाउन टाइम आता है जिसमें वो कम्प्लीटली रुकना पड़ता है। उस समय वो और कुछ नहीं कर सकती। अगर वो मल्टीपल स्पेल्स यूज करना सीख ले तो पहले स्पेल फायर होने से पहले ही दूसरा स्पेल रेडी कर सकती है। इस तरह उसका डाउन टाइम लगभग 0 हो जाएगा और उसे फाइट्स में रुकना भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद वो बॉस रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां गाइड्स न्यूबीज के पीछे खड़े होकर के देखने को कहते हैं। ओरुन दूसरों के साथ बॉस रूम में एंटर करता है और कहता है कि वो अटैक्स पर फोकस करें क्योंकि वो उन्हें जितना हो सके सपोर्ट करेगा। फाइट शुरू होती है और ओरुन तुरंत ऑफेंसिव पर चला जाता है। परफेक्ट मोमेंट पकड़कर मॉन्स्टर्स के पैर पर स्लैश करता है, बिल्कुल उस वक्त जब वो अटैक करने वाला होता है, जिससे वो लड़खड़ा करके पीछे हट जाता है। मॉन्स्टर के बैलेंस रिगेन करने से पहले ही ओरुन उसके पीछे ट्रैप लगा देता है और बॉस को डॉज करने से रोक देता है। सेल्मा तुरंत मल्टीकास्ट मैजिक यूज करती है, एक साथ 5 मैजिकल सर्कल्स बनाती है और अटैक करती है। टैंक अटैक ब्लॉक करता है और दूसरा स्वॉर्ड्समैन एक ही स्लैश में फाइट फिनिश कर देता है। न्यूबीज हैरानी से देखते रह जाते हैं क्योंकि फाइट पल भर में ही खत्म हो जाती है। लोगन यकीन नहीं कर पाता कि ये एस रैंकर्स कितने प्रिसाइज तरीके से फाइट करते हैं, एक भी बेकार का स्टेप नहीं। इसके बाद एक्सपेडिशन आगे बढ़ती है, एक के बाद एक लेवल क्लियर होते हुए और आखिर में फ्लोर नंबर 50 के बॉस रूम तक पहुंच जाते हैं। बॉस एक जाइंट केकड़ा निकलता है जिसका सेल लगभग ना भेद पाना था। सेल्मा ओरुन से कहती है कि वो उन सब में सबसे स्ट्रांग है और अगर वो क्रैब के जाइंट क्लॉज को काट दे तो बाकी सब उसे हैंडल कर लेंगे और वो सब फिर घर लौट सकते हैं। ओरुन मुस्कुराता है और अपनी तलवार निकाल करके कॉन्फिडेंटली मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है। जब टैग उसे वार्न करता है कि क्रैब का सेल बहुत हार्ड है और तोड़ना मुश्किल, ओरुन परवाह नहीं करता, हवा में उछल करके क्रैब के जॉइंट पर तलवार मार देता है और आसानी से उसका जाइंट क्लॉ काट देता है, जो उनका सबसे बड़ा खतरा था। इसके बाद सेल्मा और बाकी लोग मॉन्स्टर को इजीली फिनिश कर देते हैं और सब ताली बजाते हैं क्योंकि एक्सपेडिशन आखिरकार खत्म हो जाती है और सब फिर वापस लौटने की तैयारी करते हैं। लेकिन सेलिब्रेशन अचानक रुक जाती है जब ओरुन को जबरदस्त डर महसूस होता है और अचानक रियलिटी ही टूट जाती है और एक कोने से ब्लैक ड्रैगन निकलकर सीधा उनकी तरफ उड़ता हुआ आता है। ब्लैक ड्रैगन को देख करके ओरुन का खून जम जाता है और वो सबको भागने के लिए चिल्लाता है, लेकिन लगता है कि सिर्फ वही है जो इस परिस्थिति में सोच भी पा रहा है क्योंकि बाकी सब तो इस भयानक जीव को देख करके अपनी जगह जम गए होते हैं। रुकीज तो हिल भी नहीं पा रहे होते हैं, सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है, इतने लो लेवल फ्लोर्स पर कोई इतना बड़ा मॉन्स्टर उन पर अटैक कैसे कर सकता है। सेल्मा ही एक ऐसी थी जो थोड़ा सोच पा रही होती है, लेकिन वो भी हिल नहीं पा रही थी। वो रियलाइज करती है कि उसे अभी इस वक्त कमांड देना होगा ताकि रुकीज इस डरावने मॉन्स्टर से बच सके, लेकिन ड्रैगन की भयानक ऑरा हवा में चीख चीख कर डर बना रही थी। सब ऐसा फील कर रहे थे जैसे उनके कंठ सूख गए हों। सेल्मा को इधर ब्लैक ड्रैगन के बारे में सुनी हुई सारी हॉरर स्टोरी याद आने लगती है, वो मॉन्स्टर जो एडवेंचरर्स का शिकार करता है और उनका शकल देखने से पहले ही खत्म कर देता है। ओरुन तुरंत अपना तेज दिमाग चलाने लगता है ताकि इस मौत भरी सिचुएशन से निकलने का कोई तरीका सोच सके। तब उसे अचानक याद आता है कि वो इस लेवल के बॉस को ऑलरेडी हरा चुके हैं, जिसका मतलब है कि अगर वो केव के एंड पर मौजूद क्रिस्टल तक पहुंच जाएं तो सेफली टेलीपोर्ट हो सकते हैं। यही इस मुश्किल से निकलने का इकलौता रास्ता है। वो दूसरों को अपने प्लान के साथ लेने का सोचता है, लेकिन जब वो मुड़कर उन्हें बुलाने की कोशिश करता है तो देखता है कि सब लोग फ्रीज हैं।
मॉन्स्टर से नजर हटा ही नहीं पा रहे हैं। ये बहुत खौफनाक है क्योंकि मॉन्स्टर्स नेचुरली बड़े ग्रुप्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ड्रैगन भी वही करेगा और अगर वो तुरंत नहीं हिले तो पल भर में सब खत्म हो जाएंगे। एक पल के लिए ओरहुन के दिमाग में आता है कि शायद उसे अकेला ही क्रिस्टल की तरफ भाग लेना चाहिए क्योंकि वो सबको नहीं बचा सकता, लेकिन फिर वो इस सोच को ठुकरा देता है, खुद से घिन महसूस करता हुआ, और रियलाइज करता है कि उसे ड्रैगन से लड़ना होगा ताकि बाकी लोगों को भागने का मौका मिल सके। वो फैसला करता है कि चाहे जो हो वो उन्हें धोखा नहीं देगा और ड्रैगन को हरा कर रहेगा। वो अपनी तलवार पकड़ता है और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ता है ताकि उन लोगों को बचा सके जिनकी उसे परवाह है। वो दूसरे गाइड्स पर चिल्लाता है कि पोजीशन लो, जिससे आखिरकार उनका ध्यान टूटता है। सेल्मा भी होश में आ जाती है और वो ऑर्डर देती है कि डिफेंसिव पोस्चर लो और रुकीज को हर हाल में सेफ रखो। तुरंत ए रैंक एडवेंचरर्स काम पर लग जाते हैं। मेज एक मैजिकल बैरियर क्रिएट करता है ताकि ड्रैगन के अटैक का डैमेज सोख सके, लेकिन सेल्मा समझ जाती है कि उसकी मैजिक इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ब्लास्ट को रोक पाएगी। दूसरी तरफ ओरहुन बिना डरे ड्रैगन की तरफ दौड़ता है और साथ ही एक प्रोटेक्टिव स्पेल कास्ट करता है ताकि गाइड्स के डिफेंस और स्ट्रांग हो जाए। शुक्र है कि ये काफी था कि सब मरे नहीं, लेकिन सब हिल चुके होते हैं, जानते हुए कि अगर ओरहुन ना होता तो इंस्टेंट अभी राख बन जाते। ओरहुन ड्रैगन के अटैक को डॉज करता है और अपनी सारी टेक्निक यूज करता है, लेकिन ड्रैगन उसे चार्ज करने का कोई मौका ही नहीं दे रहा था। वो जल्दी ही एक छोटा डैगर निकालकर उसकी आंख की तरफ फेंकता है। ड्रैगन तुरंत अपनी आंख बंद कर लेता है ताकि अंधा ना हो जाए, लेकिन ये सब ओरहुन के प्लान का ही हिस्सा था। वो उस एक पल का फायदा उठा करके ड्रैगन पर छलांग लगाता है और एक ही वार में उसका सर काटने की कोशिश करता है। उसकी तलवार का स्लैश इतना पावरफुल ब्लास्ट क्रिएट करता है कि पूरा केव धूल और धुएं से भर जाता है। गाइड्स को लगता है कि शायद ड्रैगन हरा दिया गया, लेकिन ओरहुन जानता है कि ये इतना आसान नहीं है। धूल हटने पर ड्रैगन फिर से खड़ा होता है, गुस्से में चीखता हुआ, लेकिन बिल्कुल भी जख्मी नहीं। ओरहुन गाइड्स को ऑर्डर देता है कि रुकीज को हर तरफ से कवर करो और किसी भी हाल में उन्हें चोट न लगे। जब वो ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करता है, सेल्मा सिचुएशन को लेकर के अनश्योर लगती है, लेकिन ओरहुन मुस्कुरा करके कहता है, अरे फिक्र मत करो, उसके पास प्लान है। वो रुकीज को कहता है हिम्मत बनाए रखो और फिर ड्रैगन की तरफ लॉन्च हो जाता है। ड्रैगन तुरंत अपनी फायरी ब्रीथ चार्ज करता है और ओरहुन पर अटैक करता है। वो हर अटैक को डॉज करता हुआ मॉन्स्टर के इर्द गिर्द दौड़ता है, उसे डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। सेल्मा और बाकी सब ओरहुन की स्किल्स और ब्रेवरी देख करके हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो अकेला ही ड्रैगन का सामना कर रहा है। सेल्मा खुद से सवाल करती है कि क्या ओरहुन को उस भयानक बीस्ट के खिलाफ अकेला छोड़ देना सही है, वही बीस्ट जिसने महान हीरो एल्बर्ट को मारा था। उसे एहसास होता है कि उसे ओरहुन की बहुत परवाह है और अगर उसके साथ कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी, लेकिन ओरहुन पूरी तरह जोन में होता है। एक के बाद एक अटैक डॉज करता हुआ और ड्रैगन के एक एक अटैक को डिफ्लेक्ट करके उसे वापस ड्रैगन पर ही पलट देता है, जिससे वो डार्क बीस्ट और भी गुस्से में आ जाता है। लोगन और सोफिया रिफ्लेक्शन मैजिक देख करके चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं देखा था। असल में दुनिया के सबसे बड़े मेजेस भी ये नहीं कर सकते, क्योंकि मैजिकल रिफ्लेक्शन ओरहुन का खुद का बनाया हुआ ओरिजिनल स्पेल है, जो किसी भी मैजिक अटैक को डबल फोर्स के साथ अटैकर पर वापस भेज देता है। लेकिन ओरहुन की परेशानी के लिए ड्रैगन के स्किल्स इतना सख्त होते हैं कि इतना पावरफुल फायर ब्लास्ट करने के बाद भी वो सीधा खड़ा रहता है। वो रियलाइज करता है कि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है और अब उसे रिस्क लेना ही पड़ेगा। वो तुरंत मल्टीकास्ट स्टेटस बूस्ट यूज करता है, एक साथ 6 मैजिकल सर्कल्स क्रिएट करके अपनी पोटेंशियल को बूस्ट करता है। सेल्मा ये देख करके इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि हाई लेवल मेजेस को भी 3 से ज्यादा मैजिकल सर्कल्स एक साथ मल्टीकास्ट करने में दिक्कत होती है। वो सोचती है कि क्या उसे मदद करनी चाहिए, क्योंकि अपने स्टैट्स बूस्ट करने के बाद भी ओरहुन मॉन्स्टर को हरा नहीं पाएगा। डिसीजन लेने से पहले ही ओरहुन खुद पर सेकेंड ऑल स्टैट्स बूस्ट स्पेल यूज करता है और फिर एक और बूस्ट लगा देता है। टोटल मिला करके वो अपने स्टैट्स को 6 अलग अलग बार मल्टीप्लाई और डबल करता है, जिससे गाइड्स बिल्कुल स्पीचलेस रह जाते हैं, क्योंकि ये किसी के लिए भी करना नामुमकिन माना जाता है। ओरहुन सुपर साइयन की तरह ग्लो करने लगता है, उसके बॉडी के इर्द गिर्द बिजली चमक रही होती है। ड्रैगन शायद ड्रैगन बॉल नहीं देखता, इसलिए ओरहुन पर पूंछ से हमला करता है, लेकिन ओरहुन गायब हो जाता है और इतनी तेजी से लेज पर लटकता हुआ दिखता है कि सेल्मा को लगता है जैसे वो टेलीपोर्ट हो गया हो। सेल्मा यहाँ रियलाइज करती है ओरहुन की असली पोटेंशियल, जो हिस्ट्री के किसी भी सपोर्ट में से आगे निकल चुका है और मैजिक को देखने का नजरिया ही बदल रहा है। एक के बाद एक ओरिजिनल स्पेल्स यूज करते हुए ओरहुन जमीन पर उतरता है, लेकिन उसकी नाक से खून निकलने लगता है। वो जानता है कि उसने अपने स्टैट्स को ह्यूमन लिमिट से आगे बढ़ा दिया है, लेकिन उसका बॉडी अभी भी इंसान का ही है और ये प्रेशर झेल नहीं सकता। ऊपर से उसका माना बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, क्योंकि वो एक साथ 32 स्पेल यूज कर रहा है, जिसका बोझ कोई भी कास्टर ज्यादा देर तक झेल नहीं सकता। उसे पता है जीतने का एक ही तरीका है, फुल पावर लगा करके इस फाइट को जल्दी ही खत्म करना
वो ड्रैगन की तरफ दौड़ता है, उसके अटैक्स को डॉज करता हुआ और ऊपर से अटैक करने के लिए छलांग लगाता है। ड्रैगन समझ जाता है और तुरंत अपनी टेल से उसे नीचे पटकने की कोशिश करता है, लेकिन ओरहुन एक माना ब्लॉक क्रिएट करता है जिसके ऊपर खड़ा हो जाता है और ड्रैगन का अटैक मिस हो जाता है। लोगन शॉक्ड में है और सोचता है कि क्या ये भी उसका ओरिजिनल स्पेल है। ओरहुन अपना एक और स्पेशल स्पेल मैजिक कन्वर्जेंस यूज करता है जो इन्वायरमेंट से माना खींच करके एक छोटी जगह पर फोकस कर देता है। ओलिवर के पास भी ये एबिलिटी है, लेकिन वो उसे सिर्फ ऑफेंसिव तरीके से यूज करता है और डिफेंस हमेशा ओरहुन पर छोड़ देता था। ओरहुन फिर से ड्रैगन पर झपटता है और अपनी तलवार की शार्पनेस इनहेंस करता है, फिर दोबारा स्लैश करता है और इस बार वो सक्सेसफुल होता है और ड्रैगन की गर्दन पर एक भयानक वार करता है। उसके मोटे स्केल्स को काट कर अंदर के बॉडी तक चोट पहुंचाता है, जिससे ड्रैगन धराम से गिरता है। लोगन और सोफिया सेलिब्रेट करने लगते हैं, सोचते हुए कि डार्क बीस्ट हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन सेल्मा इतनी आसानी से नहीं मानती और रियलाइज करती है कि ड्रैगन सिर्फ थोड़ा जख्मी हुआ है। ओरहुन अपने लिमिट पर लग रहा था। वो लड़खड़ाते हुए बैलेंस बनाने की कोशिश करता है ताकि ड्रैगन को रिकवर होने का मौका न दे। सेल्मा उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे पता है कि उसके क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स मिलकर के भी ड्रैगन को एक हिट नहीं लगा पाएंगे, तो वो क्या ही कर लेगी। ड्रैगन फिर से खड़ा होता है और फायरी ब्रीथ यूज करके ओरहुन से डिस्टेंस बनाता है, फिर अपने इर्द गिर्द डार्क मैजिक चैनल क्रिएट करके मैजिकल स्फीयर्स की बारिश ओरहुन पर कर देता है। ओरहुन अपनी स्पीड से उनमें से ज्यादातर डॉज करने की कोशिश करता है। उसे वो दिन याद आते हैं जब सब कुछ कलरफुल और खुश था, जब वो ओलिवर के साथ बिना किसी टेंशन के गलियों में खेलता था। लेकिन एक दिन सब बदल गया जब कुछ बैंडिट्स ने उनके गांव पर हमला किया और सब कुछ तबाह कर दिया। वो बेबस थे, सिर्फ रोते हुए देख सकते थे, बाकी दुनिया उनके आसपास जल रही थी। अगली सुबह उन्होंने जितने लोग मिल सके उन्हें दफन किया और दोनों ने कसम खाई कि हर एक दिन थोड़ा स्ट्रांग बनेंगे, इतने स्ट्रांग कि अपने प्यारे लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, ताकि कोई फिर कभी भी उनसे कुछ न छीन सके। ओरहुन अपनी यादों से हिम्मत लेता है और धूल में से निकल करके सीधा ड्रैगन की तरफ बढ़ता है, पक्की मौत के सामने भी हार ना मानते हुए। ड्रैगन अपना सबसे पावरफुल अटैक चार्ज करता है, जिसने इतने एडवेंचरस को मारा है कि उसे मौत का सौदागर बना दिया। ओरहुन रेडी होता है, जैसे ही ड्रैगन मैजिकल स्फीयर छोड़ता है वो उसके बीच से बाल बाल बच करके निकलता है, फिर डिस्ट्रैक्शन के लिए फायरबॉल मैजिक छोड़ता है और ड्रैगन का सर काटने की कोशिश करता है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा शॉक ये होता है कि उसका स्वॉर्ड स्ट्राइक फेल हो जाता है, क्योंकि ड्रैगन का स्केल एक शील्ड की तरह सख्त हो जाते हैं। वो तुरंत पीछे हट जाता है और ज्यादातर मैजिक स्फीयर्स डॉज कर लेता है, फिर अपने सामने एक वॉल क्रिएट करता है ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सके। ड्रैगन अपना पैटर्न बदलता है और एक और स्फीयर को मोड़ करके पीछे से अटैक करता है, जो शायद किसी और को मार देता है, लेकिन ओरहुन अपने गॉड लाइक रिफ्लेक्सेस से स्फीयर को रिफ्लेक्ट कर देता है और अपनी जान बचा लेता है। वो सोचता है कि पहले उसके पास एक टीम थी जहाँ सबके अलग रोल्स थे, लेकिन अब यहाँ सिर्फ वो अकेला है। वो ये सोच हटा देता है क्योंकि उसने कसम खाई थी कि ड्रैगन को अकेला हराएगा और ऐसा एडवेंचरर बनेगा जिसे किसी पार्टी की जरूरत ना हो किसी भी डंजन में सरवाइव करने के लिए। इसके साथ वो एक ट्रैप कार्ड सेट करता है जो ड्रैगन पर लगातार प्रिसाइज हमला करता रहता है। उसे टाइम देता है अपना मैजिकल कन्वर्जेंस अटैक अपनी तलवार में चार्ज करने का। वो अटैक चार्ज करता है और पूरी ताकत से ड्रैगन पर एम करता है। ड्रैगन के अटैक को चीरते हुए सीधा उसके चेस्ट में वार करता है। सेलिब्रेट करने का मौका मिले उससे पहले ही ड्रैगन फिर से उठ खड़ा होता है और ऑफेंसिव हो जाता है। ओरहुन को मजबूर करता है भागने और लगातार अटैक्स डॉज करने के लिए। उसके बफ्स खत्म होने लगते हैं तो वो बचा हुआ माना यूज करके फिर से अपने स्टैट्स बूस्ट करता है और एक जबरदस्त स्ट्राइक से ड्रैगन को आसमान से नीचे गिरा देता है, लेकिन फिर भी ड्रैगन जिंदा रहता है और दोबारा उठ खड़ा होता है। ओरहुन तेज सांस लेता है, रियलाइज करता है कि दोनों ड्रैगन और वो अपनी आखिरी हद तक पहुंच गए हैं। उसकी तलवार भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। वो डिसाइड करता है कि या तो सब कुछ लगा करके खत्म करेगा या कोशिश करते हुए मरेगा। वो अपने सामने एक डार्क होल समन करता है और आसपास की सारी एनर्जी को कन्वर्जेंस करके एक हाईली फोकस्ड एनर्जी स्वॉर्ड बनाता है, जिसे दोनों हाथों से पकड़ करके लड़ने के लिए तैयार था। ड्रैगन तुरंत अपनी मैजिकल स्फीयर शूट करता है, लेकिन ओरहुन अपनी बची हुई ताकत से सब अटैक्स डॉज करता है और ब्लॉकिंग और रिफ्लेक्टिंग मैजिक यूज करके ड्रैगन को कंफ्यूज करता है। आखिर में वो रिफ्लेक्शन मैजिक में से एक से खुद को पुश करता है और सीधा ड्रैगन की तरफ ब्लास्ट करता हुआ अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज करता हुआ ड्रैगन के सर पे वार करता है। एक बड़ा सा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है और सब कुछ धूल से भर जाता है। जब धूल हटती है सेल्मा देखती है कि ओरहुन अभी भी जिंदा है, जोर जोर से सांसें ले रहा है और तलवार का सहारा लिए खड़ा है। वो सोचती है कि इसे अंदाजा भी नहीं है कि इसने हिस्ट्री बना दी है, ब्लैक ड्रैगन को हराने वाला पहला इंसान बनके, वो भी अकेला। दूसरी तरफ हीरो पार्टी बेचैनी में डंजन की तरफ दौड़ता है और रास्ते में टेलीपोर्ट की रोशनी नोटिस करता है। जल्दी पहुंचकर वो भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हैं। हैरान होते हुए जब वो ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं सब लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन लूना उन्हें रोक देती है क्योंकि वो नोटिस करती है कि वो सिर्फ ब्लैक ड्रैगन की लाश है।
डेरिक और एनी पूछते हैं कि आखिर कैसे ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया गया, लेकिन लूना परफेक्टली जानती है कि उसे हराने वाला सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है। वो अपनी तलवार गायब करता है और लूना की तरफ बढ़ने लगता है, जो उससे पूछती है कि क्या उसने सच में ब्लैक ड्रैगन से लड़ाई की, लेकिन वो उससे धीरे से कहता है कि सफाई का काम वो उस पर छोड़ रहा है। फिर वो अपने रास्ते चल पड़ता है। लूना नोटिस करती है कि सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, जबकि ओरहुन पूरी तरह थका हुआ लग रहा है। डेरिक पूछता है कि क्या उसने उसे अकेला ही हरा दिया, लेकिन ओरहुन उसे इग्नोर करता है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है। लेकिन लूना उससे कहती है कि क्या उसे अभी भी कोई शक है कि ब्लैक ड्रैगन को ओरहुन ने नहीं हराया, और वो लोगों को भी रिकमेंड करती है कि अब वक्त आ गया है कि वो जिस लेवल का है सबको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। डेरिक और भी ज्यादा भड़क जाता है क्योंकि वो हमेशा उसका बचाव करती रहती है और ऐसे बात करती है जैसे वो उनसे बेहतर हो। तो वो तुरंत लूना पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे बहुत आसानी से रोक देती है और बताती है कि जिससे लड़ना था उससे तो लड़े नहीं। तब ओलिवर बीच में आता है और सबको शांत करता है। सीन शिफ्ट होता है रात में। सोफिया बहुत खुश होकर के अपनी रिपोर्ट लिख रही होती है और सोचती है कि आखिरकार अब सब ओरहुन के बारे में बात करेंगे। वो फैंटेसाइज करने लगती है कि कैसे उसने उसे प्रोटेक्ट किया और बचाया और अकेला ही ड्रैगन को हरा दिया, और कैसे उसकी वजह से उसने बहुत कुछ सीखा है। वो फैंटेसाइज करती रहती है, लेकिन तभी सिल्मा कमरे में आती है, जो क्लियरली थकी हुई लग रही होती है। बिना सोचे वो बेड पर गिर जाती है, लेकिन सोफिया उसे कहती है कि सोने से पहले नहा ले। सिल्मा मना कर देती है क्योंकि उसमें आज जरा से भी ताकत नहीं बची है। तो सोफिया कहती है कि मैं मदद करती हूँ, और दोनों तुरंत नहाने चली जाती हैं। वार्म वाटर का मजा लेते हुए सिल्मा अपनी बहन को बताती है कि वो बहुत खुश है कि वो ठीक थी, और सोफिया जवाब देती है कि सब ओरहुन की वजह से है। सिल्मा मौका लेकर के पूछती है कि उसे ओरहुन की ब्लैक ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई कैसी लगी, क्योंकि उसका फाइटिंग लेवल इतना कमाल का था कि वो अभी तक प्रोसेस कर रही है, कुछ समझ ही नहीं पाई। लेकिन सोफिया कहती है कि उसने तो हर एक मूव देखा। ये सिल्मा को हैरान करता है और वो पूछती है तो क्या समझा तुमने, और सोफिया उसे शांत होने को कहती है और बताती है कि ओरहुन की मैजिक और मूवमेंट्स इनक्रेडिबल थे, लेकिन बाकी सब बेसिक मूव्स ही थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अटैकर या डिफेंडर के मूव्स होते हैं। सब कुछ वही जो उसने उन्हें सिखाया था, और उस लड़ाई से उसने बहुत कुछ सीखा। लेकिन ये बहुत अमेजिंग बात है कि उसने ये सब अकेले किया। सिल्मा सोचती है कि ये कमाल की बात है कि उसकी छोटी बहन ओरहुन की इतनी गहरी ताकत को समझ पाई। उसे मुश्किल हुई थी, लेकिन सोफिया ने अपने तरीके से एनालाइज कर लिया। वो बताती है कि वो एक इनक्रेडिबल इंसान है, जबकि वो खुद उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन सोफिया उसे रोक देती है और कहती है कि ये सच नहीं है, क्योंकि वो भी इनक्रेडिबल है, जिसे वो सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करती है और उस जैसी बनना चाहती है, और उससे कहती है कि वो खुद पर ज्यादा प्रेशर न डाले। अगली सुबह देखते हैं कि ओरहुन अपनी बॉडी को लिमिट तक ले जाने की वजह से दर्द में था। उस लड़ाई में उसने पेन रिलीफ बफ यूज किए थे ताकि मूव कर सके, और उठते ही महसूस करता है कि ये मिरेकल है कि इतनी एब्सर्ड लेवल की मैजिक यूज करने के बाद भी उस पर कोई परमानेंट असर नहीं हुआ। तब वो विंडो से झांकता है और सिल्मा को नोटिस करता है। सीन चेंज होता है और दोनों मिलते हैं। वो इस अचानक मीटिंग के लिए माफी मांगती है और बिना हिचकिचाहट के उठकर उसके सामने झुक जाती है। ओरहुन हैरान होकर कहता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि उसका रैंक इतना हाई है कि उसे उसके सामने झुकना नहीं चाहिए। लेकिन सिल्मा कहती है कि रैंक मैटर नहीं करता, वो उसके हर काम के लिए बहुत शुक्रगुजार है। उसने उसकी और सब रूकीज की जान बचाई और उसके पास शुक्रिया के लिए शब्द नहीं है। इसके अलावा वो बताती है कि वो एक और वजह से आई है और पूछती है कि क्या उसके साथ सिल्वर रैबिट्स के हेडक्वार्टर चल सकता है, क्योंकि लीडर उससे मिलना चाहते हैं। सिल्वर रैबिट्स के बेस में विंस सीधे मुद्दे पर आता है और उससे कहता है कि वो सिल्वर रैबिट ज्वाइन करे, क्योंकि उसे अपने सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप में उस जैसा एक फ्रंट लाइन अटैकर चाहिए, और वो उसे ऑफिसर के पोस्ट के लिए रिकमेंड करने का भी सोच रहा है। ओरहुन हैरान होकर के कहता है कि उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन विंस कहता है कि ये बस तुम्हारी नम्रता है, क्योंकि उसके पास काफी ताकत और एक्सपीरियंस है और वो बहुत सीरियस और हार्ड वर्किंग भी है, इसलिए वो इस पोस्ट के लिए पूरी तरह दावेदारी रखता है। सिल्मा भी वही सोचती है और बताती है कि अगर वो रैबिट्स को ज्वाइन करे तो वो बहुत खुश होगी। ओरहुन सोचता है कि कंडीशंस इनक्रेडिबल हैं और नॉर्मली वो मना नहीं करता, लेकिन विंस से थोड़ा टाइम मांगता है सोचने के लिए। वो बिना प्रॉब्लम के मान लेता है और बताता है कि एक्सप्लोरर्स गिल्ड भी उसे ढूंढ रहा है। ओरहुन उसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए शुक्रिया कहता है और वहाँ से निकल जाता है। गलियों में चलते हुए वो सोचता है कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि सिल्वर रैबिट्स उसे डिस्परेटली रिक्रूट करना चाहेंगे, लेकिन दोबारा टीममेट्स होने का आइडिया उसे एक बार फिर से डरा देता है। थोड़ी देर बाद वो अपने वही दद्दू की दुकान पर मिलता है, जहाँ वो हंसकर कह रहे थे कि वो हमेशा मैच्योर रहता है, लेकिन अब अपनी उम्र के जैसा बिहेव कर रहा है। दद्दू को सब पता होता है और वो कहते हैं कि तुम्हें डर है ना कि लोग उसे फिर से कमजोर कह के छोड़ देंगे, क्योंकि लोग एक दूसरे का सहारा लेते हैं ताकि अपनी कमियां पूरी कर सकें। वो इस बारे में उसे शांति से सोचने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद एक्सप्लोरर गिल्ड में ओरहुन गिल्ड कमेटी और हीरो ग्रुप के साथ मिलता है। मास्टर पूछता है कि क्या सच में उसने ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया, और ओरहुन कंफर्म करता है, लेकिन तुरंत से ये दोनों चिरकुट बोलने लगते हैं कि मजाक कर रहा है
और अगर उसने अकेला हरा दिया है तो वो उनकी वजह से था, क्योंकि उन्होंने पहले ही ड्रैगन को कमजोर करके छोड़ा था और उसे शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली उसकी जान बचाई। ओरहुन उससे कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो सकते हो, जिससे डेरिक गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसे तुरंत बैठने का ऑर्डर मिल जाता है। ओरहुन गिल्ड मास्टर से बोलने की इजाजत मांगता है और मास्टर इजाजत देता है और बिना हिचकिचाहट के ओरहुन हीरो ग्रुप से पूछता है कि नए इंचेंटर आते ही वो फ्लोर 92 पर क्यों गए। क्या उन्हें ये लगा कि बार बार जाने की वजह से ये आसान होगा? ये टॉन्ट सीधा ओलिवर पर था। ओरहुन याद दिलाता है कि उसने कई बार कहा था कि करंट लेवल के साथ आगे बढ़ना डेंजरस है और कई बार वो डीप फ्लोर्स में मरने के करीब थे। ओलिवर जवाब देता है कि इसी वजह से उन्होंने इंचेंटर चेंज किया, क्योंकि उसे लगा कि ज्यादा कैपेबल इंचेंटर के साथ काम आसान होगा। ओरहुन कहता है कि इसलिए उसे रिप्लेस किया गया है ना, लेकिन कहता है कि उसे गुस्सा इस बात पर है कि वो इंचेंटर्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ओलिवर कहता है कि वो अंडर एस्टिमेट नहीं करता, वो जानता है कि वो इम्पोर्टेंट है और इसीलिए उसे निकाला। ओरहुन गुस्से में पूछता है तो फिर नई इंचेंटर के साथ डीप फ्लोर से स्टार्ट क्यों किया, जब एक इंचेंटर पर कितना मेंटल स्ट्रेन पड़ता है इसका अंदाजा भी नहीं है। तो ओलिवर पूछता है कि वो क्या बक रहा है, क्योंकि इंचेंटर्स तो हमेशा सेफ गार्ड में रहते हैं और उनका काम सिर्फ टाइम पर बफ रिन्यू करना होता है, जो सुपर इजी टास्क है। ये ओरहुन को और भड़का देता है, जो समझ जाता है कि उसका पुराना दोस्त सुधरने वाला नहीं है। वो हर एक मेंबर के बफ ड्यूरेशन के टाइम्स को बताता है और कहता है कि इंचेंटर्स को सब कंट्रोल करना होता है, क्योंकि हर किसी का टाइम अलग और छोटा होता है और इंचेंटर्स को साथ में ग्रुप को डायरेक्शन भी देना होता है। तो बताओ इसमें सुपर इजी क्या है? ओलिवर गुस्से में सुनता रहता है, जबकि दूसरी तरफ तीनों न्यूबीज सोच रहे होते हैं कि ओरहुन क्या फैसला लेगा। तीनों बहुत चाहते हैं कि वो सिल्वर रैबिट ज्वाइन करे, इसलिए सोचते हैं कि अगर तीनों मिल करके उससे रिक्वेस्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छा आइडिया होगा। इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए वो सेल्मा से पूछने चले जाते हैं कि ओरहुन कहाँ मिल सकता है। उधर सेल्मा बगीचे में बैठी सोच रही होती है कि उसे बहुत अच्छा लगेगा अगर ओरहुन उनके साथ ज्वाइन करे, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि वो दोबारा टीममेट्स रखना चाहेगा या नहीं। और वैसे भी वो बिल्कुल अलग लेवल पर है और अकेला ही सब संभाल सकता है, क्योंकि उस पर तो उसकी सपोर्ट मैजिक भी काम नहीं करती। उसके ख्याल छोटे बच्चे तोड़ देते हैं, जो पूछते हैं कि ओरहुन कहाँ मिलेगा, क्योंकि वो उसे सिल्वर रैबिट ज्वाइन करने के लिए कहना चाहते हैं। सेल्मा बताती है कि वो भी चाहती है कि वो ज्वाइन करे, लेकिन उसकी ताकत के सामने उनकी लेवल्स के लोग सिर्फ बोझ बनेंगे। बच्चे कहते हैं कि उन्हें पता है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि ओरहुन ज्वाइन करे, क्योंकि जब भी वो उनके साथ होते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं और स्ट्रांग बनते हैं। और चाहे अभी वो उसके लेवल पर ना हो और सिर्फ बोझ ही क्यों ना हो, वो स्ट्रांग बनना चाहते हैं ताकि एक दिन वो उन्हें अपने साथी के रूप में एक्सेप्ट कर ले। उनकी बातों से सेल्मा की आंखें खुल जाती हैं। वो समझ जाती है कि वो भी ओरहुन से बहुत कुछ सीख सकती है और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ने के लिए स्ट्रांग भी हो सकती है। अब थोड़ी शांत होकर के वो बताती है कि ओरहुन एक्सप्लोरर गिल्ड में है। वो बिना टाइम वेस्ट किए दौड़ पड़ते हैं। उधर ओरहुन एक्सप्लोरर गिल्ड से निकलता है और हीरो पार्टी के लिए दुख जताता है, क्योंकि अब उन्हें डंजन के जबरदस्ती बंद होने की सजा पर बात करनी होगी। गलियों में चलते हुए वो बच्चों को देख लेता है और किसी वजह से उनसे बचकर निकल जाता है। बच्चे हार मानने वाले नहीं थे तो चेस शुरू कर देते हैं, लेकिन ओरहुन अपनी मैजिक कन्वर्जन का यूज करके उन्हें चकमा दे देता है, या कम से कम आधा चकमा देता है, क्योंकि पूरी दोपहर ऐसे ही निकल जाती है और आखिर में वो अपने दद्दू की दुकान में छुप जाता है। वो पूछते हैं कि बच्चे से क्यों छुप रहे हो। ओरहुन कहता है कि उसने डिसाइड किया है कि वो सिल्वर रैबिट ज्वाइन नहीं करेगा और अगर वो बच्चों को बताएगा तो वो दुखी हो जाएंगे। वो हंसकर कहते हैं कि अक्सर हम उनसे ही भागते हैं जिससे बहुत प्यार करते हैं। उधर बच्चे सोच रहे होते हैं कि ओरहुन उनसे क्यों भाग रहा है, क्या वो सिल्वर रैबिट ज्वाइन नहीं करना चाहता? अगर ऐसा है तो हम सब भी क्लैन छोड़ करके अब सिर्फ उसका ही पीछा करेंगे। दद्दू बताते हैं कि उन बच्चों को उससे बहुत लगाव है और जब वो दुकान में घुसे थे तब वो खुश लग रहे थे। वो जानते हैं कि ओरहुन दुनिया में अपनी एक जगह ढूंढ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो जगह तन्हाई का ही आलम हो। तारों भरी रात में ओरहुन घूमता हुआ सोचता है कि दुनिया में उसकी जगह क्या हो सकती है। तभी उसकी मुलाकात सोफिया से होती है। वो उसे कल बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और बताती है कि वो लोग उसे ढूंढ रहे थे। हालांकि उसे तो पता ही था। वो बहाना बनाता है कि बस मैं तो इधर उधर ही घूम रहा था। वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। सोफिया कहती है कि ये उसकी फेवरेट जगह है, क्योंकि यहाँ से वो उस खूबसूरत चांद को देख सकती है। चाहे अंधेरा कितना भी हो, चांद चमकता रहता है और ये उसे हिम्मत देता है। वो ओरहुन से पूछती है कि क्या उसे पता है कि नाइट स्काई सिल्वर रैबिट्स ये नाम कहाँ से आया। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। वो बताती है कि चांद को रात का मार्गदर्शक कहते हैं और क्लैन का नाम एक्सप्लोरर्स के लिए मार्गदर्शक होने का प्रतीक है। किसी वजह से ओरहुन को लगता है कि वो कभी पहले इस बारे में बात कर चुका है, लेकिन सोफिया उसे रोक कर पूछती है कि क्या वो सिल्वर रैबिट ज्वाइन करेगा, क्योंकि वो उसके साथ चलना चाहती है। ओरहुन पूछता है कि सिल्वर रैबिट्स उसके लिए क्या मायने रखते हैं।
वो शांत रह करके कहती है कि सिल्वर रैबिट्स ने उसे उसका रास्ता दिखाया, उन्होंने उसे खुशी दी, इसलिए वो गर्व से कह सकती है कि सिल्वर रैबिट्स ही उसका घर और दुनिया में उसकी जगह है। ये सुनकर ओरुन हैरान रह जाता है। अगले दिन वो विंस से मिल करके कहता है कि उसे क्लैन में शामिल कर लिया जाए। विंस तुरंत कहता है कि वो स्वागत करने लायक है। सेल्मा कमरे में आती है, उसे वेलकम करती है और उसका यूनिफॉर्म देती है। उधर से बच्चे बेचैन होकर के क्लैन की तरफ दौड़ते हैं और देखते हैं कि ओरुन ऑफिस से नाइट स्काई सिल्वर रैबिट्स का यूनिफॉर्म पहनते हुए बाहर निकल रहा है। और यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करके जाना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।